Assalamualaikum everyone. I hope all of you will be fine and doing well. I am Dr. Mohammad Adnan. I am the founder and admin of MedWork Pakistan platform. And today we have our honorable guest, Dr. Maria Rashes. She is a CSS officer. Also, she is a graduate of Allama Iqbal Medical College, Lahore. और moreover, I contacted Dr. Maria Rashid Api regarding CSS a webinar. तो आप ही ने मुझसे कहा कि शी विल बी प्लीज टू गाइड आवर his her junior and moreover all the upcoming CHS aspirants. So Dr. Maria Rashid, thank you so much Api for joining Medverse CSS webinar. Api, can you hear me? यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस, आई कैन हियर यू। मैं बस स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपी फ्रॉम ऑल द मेडवर्स, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप शेयर कर लें अपनी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? नहीं, अभी नहीं विजिबल हो रही। आई एम ट्राइंग। ओके, हाउ आर यू एवरीवन? बाकी सब कैसे हैं यहाँ पे? ठीक है, अब्दुल्ला कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइजेस आएंगे। लेकिन मैं ना मिस नहीं करना चाहती थी कि मैं किसी जगह पे जाऊं फिर आप लोगों से बात करूं, इसलिए ऐसे ही आपको करना पड़ा। नहीं, एंटायर स्क्रीन विंडो डाउन। लाइव इंटरप्ट कर देता है तो आप इज इट नाउ अवेलेबल? यस यस। देयर इज टू मच नॉइज। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आवाज मेरी आवाज बहुत कम हो गई है अब आप लोगों की। चले मैं किसी तरह ट्राई करती हूँ। और स्क्रीन, चले मुझे मैसेजेस में ही बता दें, स्क्रीन बड़ी नजर आ रही है ना? छोटी तो नहीं नजर आ रही कि आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा कुछ? हाँ, आप ये आपकी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है और आवाज़ भी आ रही है। जिनको आवाज़ नहीं आ रही ना, ठीक। वो स्टूडेंट अपना या तो कनेक्ट कर लें किसी एक्सटर्नल स्पीकर के साथ, या फिर वो हेडफोन लगा लें या ईयरफोन लगा लें, इस तरह का कुछ कर लें। और मोर ओवर डियर स्टूडेंट, प्लीज अवॉइड राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, चले। डॉक्टर मारिया, कैन यू हियर मी? आपका माइक माइक जो म्यूट पर है, अगर आप स्टार्ट किए हुआ है आपने तो।
ओके, वेलकम बैक। अब हम फॉर्मली दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है स्लाइड? ठीक है। व्हाट इज सीएसएस, राइट? अच्छा, आप लोगों को पता है, अगर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि डॉक्टर्स के मतलब मे बी आप सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कि उनके सामने ये दिखाना क्यों इतना, लाइक हम क्यों बात कर रहे हैं कि व्हाट इज सीएसएस? लेकिन कुछ तो आइडिया होगा ना आपको कि क्यों हम डॉक्टर्स इस बारे में करियर पाथवेज चेंज करने की बात करते हैं। कैन समबडी टेल मी? बताएं। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, हाँ ठीक है, ड्यू टू लेसर जॉब्स, ये भी एक बात है। लेकिन इन्फ्लेशन सिर्फ मेडिकल में तो नहीं है। टू गेट अथॉरिटी, ओके। इस पे बात करते हैं। एवरीवन इज डन विद हिज फेल पॉलिसीज, जॉब सैचुरेशन। यस, आप लोग बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। ऐसा ही है। मेडिकल करियर जो है उसमें सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अभी आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप लोग जाएंगे ना उसमें, मतलब क्लिनिकल साइट पे जाएंगे और एक्चुअली आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी, तो फिर आपको फर्क पता चलेगा कि इतना जो हमने बनाया होता है कि नोबल प्रोफेशन है, या सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, या कुछ खराब है तो हम ठीक कर लेंगे। लाइक वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली मेंटेलिटी है ना, कि हम जाके रोप जमाएंगे कि पर्चे के बगैर दाखिल करो तो सब कर देंगे दाखिल, राइट? हम जाके कहेंगे कि पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए, तो वो हो जाएगा चेंज। ये हमारी बहुत कुछ हुआ तो ये मेंटालिटी बन जाती है। लेकिन जब आप क्लिनिकल इसमें जाते हो तो आपको लगता है कि ऐसा अभी नहीं है, एटलीस्ट, राइट? तो उसकी वजह से दूसरा ये कि अब ये ही क्यों, सीएसएस ही क्यों, राइट? तो उसका जो आंसर है वो आप लोग थोड़ा दे चुके हैं, ऑरा प्लस प्लस। ये कौन सी जेंजी लैंग्वेज है, ऑरा प्लस प्लस? ट्रांजिशन इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, हाँ। देखो, जाने का जो वजह है ना सीएसएस में, उसको हम कहते हैं पुल फैक्टर, ठीक है? एक तो पुश फैक्टर है कि हमें मतलब क्यों यहाँ से मेडिकल से पुश क्यों हो रहे हैं बाहर। उस पुश फैक्टर पे हमने हल्की सी बात कर ली है। दूसरा होता है पुल फैक्टर, कि हमें क्यों हम जा रहे हैं सीएसएस की तरफ। उसमें ठीक है, और ये सब चीजें होती हैं, बट ऑनेस्टली बच्चों, ये ना काफी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है, वो मतलब उनमें से कुछ पहले डॉक्टर्स रह चुके हैं, बाद में वो कई असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने प्रोटोकॉल लाइफ सारी एक साल के लिए देखी, एंड देन देवर सेइंग कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी मेकिंग रोल में रखो। उन्हें बहुत सारे लोगों ने कन्विंस किया कि आप जो है ना, यू आर मोर सूटेड, कि आप फील्ड की जॉब करें, आप इस तरह करें, आप ऑफिस में बैठ के करने वाला काम क्या करेंगे। बट उनके अपने मुताबिक ये था कि जिस माइंडसेट से हम लोग आते हैं ना, वो आपका, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, चाका उतर जाना, वो खुशी सारी आपकी एक साल में पूरी हो जाती, देन यू गेट हिट विद रियलिटीज। तो सीएसएस इसलिए जो है ना, हमने एक जो बनाया हुआ है कि पावर है, अथॉरिटी है। एक तो माइंड से पहले ये निकालना है, ऐसा बहुत शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग टर्म नहीं है। जो असल पॉइंट्स है ना, असल जो फर्क है। माई वॉइस इज लैगिंग, आई डोंट नो, फिर मे बी नेट का इशू है। चलो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा और क्लियर होने की, बिकॉज मेरे आसपास सारी वॉइस डिस्ट्रैक्शंस मैंने कोशिश की थी कि रिमूव करूं। खैर, हम कहाँ पे थे? आई वाज सेइंग कि हाँ, आपका जो आने का मकसद होना चाहिए ना, वो बड़ा सॉलिड होना चाहिए। वो इतना होना चाहिए कि कल को अगर आपको कोई आपके मुताबिक चीज नहीं भी होती, तो ऐसा ना हो कि आप वहां से स्टैगर कर जाओ, आप अपने मकसद से हिल जाओ। तो हाँ, चाका लाजा भी मिस तो बंदा कर रहा होता है, वो भी कर ले। नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, फिर आपको अपने मकसद इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कुछ नहीं भी होता, तो आपका जो मकसद है एटलीस्ट आप वो पूरा करने के लिए अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरा क्या इस तरह का मकसद था, राइट? मतलब मेरा ऐसा ये था, मैं एग्जांपल, एक मैंने पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि वंस मतलब हम लोग देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट का आप लोगों को आइडिया होगा ना, हम सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एसीएस प्रोटोकॉल देते हैं कोरोनरी सिंड्रोम का, ठीक है, हम एस्पिरिन देते हैं, क्लोपिडोग्रेल दे देते हैं।
लेकिन बात यह है कि ये सब हम तब देते हैं जब वो पेशेंट हमारे पास आता है, वो भी ये जब उसमें एमआई इन्वॉल्व हो, ठीक है, हार्ट अटैक या समथिंग। अगर वैसे मतलब वो कोई है, कोई वी टैक हो गया, उसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो गया है समथिंग, तो हमारे पास उतना ही टाइम है कि जितना उस बंदे को, अगर वो आधे घंटे के अंदर, बल्कि अगर मतलब पल्सलेस एक्टिविटी है तो वो तो आधे घंटे के अंदर भी नहीं, आपको विद इन सेकेंड्स और मिनट्स करना होता है। अगर उस टाइम तक आ जाते हैं तो ठीक है। लेकिन जो नई रिसर्चेज आ रही है ना, उसमें कार्डियक अरेस्ट के केसेस यंग पीपल में क्यों बढ़ रहे हैं, उस पे हमें उसको पहले रोकना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए ही ना, क्योंकि हमें पता है हमारे हॉस्पिटल के रिसोर्सेज भी इतने नहीं है, हमारे एम्बुलेंस के रिसोर्सेज भी इतने तेज नहीं है कि वो हर किसी को फॉरन विद इन द गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं वहां तक पहुंचा सके, राइट। तो हमें वो सारी चीजें जो रिसर्चेज हो रही हैं कि यंग पीपल में क्यों बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा एक है लाइफस्टाइल, ठीक है, उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और कन्फेक्शनरी आइटम्स हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। तो ये सब, इसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ये अगर आप सीएसएस की तैयारी शुरू करोगे तो चीजें आप बड़ी सुनोगे। एंड पॉलिसी मेकिंग, तो इन चीजों के ऊपर जो है उस पे एक डॉक्टर बेहतर काम कर सकता है, या फिर एक जर्नलिस्ट बंदा, मतलब जर्नल कैटेगरी का बंदा जिसने सिंपल बीएस किया हुआ है और बाद में जाके वो हेल्थ की पॉलिसी पे लग गए। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि जिसपे मैं चाहती थी कि अगर हमें लगता है कि क्लिनिकल साइड पे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। एज अ डॉक्टर हमारी अथॉरिटी इतनी ही है कि हम उसके ट्रीटमेंट टिकट पे जिसको टीटीआर कहते हैं उस पर मेडिसिन लिख दें, और बाद में सिस्टर से भी पूछने की हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि आपने ये चीज नहीं की तो क्यों नहीं की। एटलीस्ट हाउस स्टॉप के लेवल पर तो हमें यही लग रहा था कि उसके बाद हम स्टाफ से भी नहीं पूछ सकते कि आपने मेडिसिन नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई। वो आगे से जो है ना, हमें लाइक ऐसा लगता था चपेट ही लगा देंगे आगे से कि उनसे पूछ क्यों लिए। तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो आपको चाहिए ना। एंड अथॉरिटी इज नॉट अ बैड थिंग, उसको मिसयूज करना इज अ बैड थिंग। ठीक है, आप अहमद ने ये बात बताई है, डोंट लाइक लाइफ कन्फाइंड टू जस्ट हॉस्पिटल, वांट एक्सप्लोर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है लिटरली। और इससे बहुत ज्यादा वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने मेडिकल रखा सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे, जिससे मैं हूँ राइट। और फिर उनको बाद में लगता है कि हमारा जो पोटेंशियल है और बहुत सारी चीजें हैं वो हम कहीं और बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आई थिंक इसको एक दफा चेंज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं कहती हूँ कि हाँ, बार बार आपको नहीं चेंज करना। अगर आपने एक दफा, आपको पता है आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ठीक है, तो आप वहां पे कमिटेड नहीं हो सकते, क्योंकि आप पेरेंट्स के कहने पे या आप बचपन में नादानी में आपको नहीं पता था इतना। आपके सामने एफएससी के बाद दो तीन ही रास्ते थे, एफएससी के बच्चे को कहाँ ही हमारे मुल्क में पता होता है करियर काउंसलिंग का। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी जो आपने डिसीजन लेना है ना, वो बड़ा आपने सोच समझ के लेना है और अपने लिए लेना है, और आपका फ्रंटल लोब भी डेवलप होने की तरफ जा रहा है। तो अब जो आप डिसीजन लोगे ना, उस पे आपको कमिटेड रहना है। फिर उसके बाद आप अगर बार बार चेंज करोगे तो दैट शोज इंस्टेबिलिटी ऑफ योर ओन सेटिस्फेक्शन। चाहे आप सीएसएस को चूज करो, चाहे आप यूएसएमएलई को चूज करो, चाहे आप लैब को चूज करो, एफसीपीएस को, एमआरसीपी को, किसी को भी, राइट। लेकिन अब जो चूज करना है बड़ा कमिटेड होके चूज करना है, ठीक। मैम, आपके आगे पीछे अभी अभी मेरी ट्रेनिंग होनी है, अभी मतलब अभी हमारा रिजल्ट आया है मई में, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होगी 6 मंथ्स पे। 3 मंथ्स की मिलिट्री अटैचमेंट होती है, और उसके बाद 6 to 9 मंथ्स की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पोस्टिंग होती है। और ये भी बहुत वेरिएबल होता है, पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं वहां पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। मोस्टली जो सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होते, स्पेशली अर्बन सेंटर्स में, तो वहां पे आपको इतना वो जो हमने वो बनाया हुआ है ना कि जैसे ड्रामास में दिखा देते हैं, वैसा वैसा नहीं है, राइट। अच्छा, आप यू पास एमबीबीएस फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस। हाँ, इसका इसका आंसर मैं अभी अभी दे चुकी हूँ, जो चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। ये है कि मेडिकल मैंने अपनी पसंद से नहीं किया था, अपने पेरेंट्स के कहने पे किया था। अगेन वही बात कि उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस ही कितने थे। मैंने उस दौरान बीएस इंग्लिश में एडमिशन लिया था, लाइक अप्लाई किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वहां पे मेरा एडमिशन हो गया था। मैंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन हो गया था। और फिर मैंने एमडी कैट दिया था, मेरा एमडी कैट हो गया था। तो सबने कहा कि दिस इज द थिंग जो कि ज्यादा बेहतर है। तो वो सिर्फ इसलिए फिर मैंने कर लिया। और जो कि अब मैं सबको कहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा अब इस चीज का एहसास है, वो भी सबको कहने लग गए हैं कि नहीं, अपने कहने पे बच्चों को आपने नहीं रखवाना।
तो उसके बाद आपको थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन ना अंदर से ही होती है। उसके बाद जो हमने क्लिनिकल सारे हालात देखे, तो आई न्यू कि दिस इज नॉट द थिंग जो कि मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी ना इस तरह नहीं गुजार सकती कि आप हर 2 या 3 दिन बाद पूरा पूरी कॉल करो। ट्रेनिंग में यही होता है ना, एफसीपीएस के बाद आप 2 3 या 4 दिन बाद आप पूरी पूरी कॉल करो 30 30 घंटे की। उसके बाद मतलब आपके अगले 5 6 साल इसी तरह गुजरे एज अ फीमेल। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगती, वो कहते हैं कि नहीं डिस्टिंक्शन ना रखें फीमेल और मेल की, लेकिन मेरे ख्याल में ये आ जाती है एज अ फैमिली। आपने देखना होता है कि ये सोसाइटी एज लिमिट पे बड़ा जज करती है। तो आप जिंदगी के 5 6 साल इस तरह गुजार रहे हो कि आपको अपने लिए और अपनी क्लोज फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा। ये भी एक बहुत बड़ा। तो मैं ज्यादा सूटेबल रहती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में, चीजों को हैंडल करने में, और जहाँ पे मुझे ना आउटकम मिल सके अच्छा मेरे मुताबिक। तो एक बहुत बड़ी रीजन थी ये करने की। दूसरा अपनी लाइफ भी मेरी ऐसी गुजरी है, अगर आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा पोर्टफोलियो पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि आई लाइक डूइंग दीज आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स। तो एक ये रीजन थी, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दुनिया में आप बाहर जाएं तो अगर मैं कहूँ मैं यूएस में होती तो मैं नासा में चली जाती, मुझे बहुत शौक था, राइट। या हम कोई इंटरप्रेन्योर बन जाते, या हम कोई लाइक फैशन की फील्ड में चले जाते, हम लोग एक्ट्रेस बन जाते, सुपरस्टार बन जाते, कुछ भी बन जाते। इन पाकिस्तान में आपके पास बहुत कम ऑप्शंस है। आपके पास अगर आपने कुछ करने की आजादी हासिल करनी है ना, तो वो ब्यूरोक्रेसी में, किसी और चीज में कुछ करने की आजादी नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि सिर्फ चले इस पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। अच्छा, कैन यू प्रैक्टिस मेडिकल? नहीं, आप पर्सनली ऐसे नहीं प्रैक्टिस कर सकते मेडिसिन कि आप उसकी पेमेंट लो। लाइक आप ना कोई साइड जॉब या साइड बिजनेस या साइड हसल नहीं कर सकते। अगर आपका वैसी लाइसेंस है और आप एडवाइस दे सकते हो ना किसी को, तो वो एडवाइस आपका मतलब आपको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि क्वैक्स या अताई होके आप किसी का इलाज करो तो उस पर पेनल्टी पड़ती है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपके पास लाइसेंस है और आप किसी को जस्ट एडवाइस कर रहे हो तो वो आपको नहीं करेंगे। अब मैम आपकी फैमिली में से कोई नहीं? मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन इन माई ब्लड लाइन। अच्छा, इजी टू शिफ्ट फ्रॉम मेडिकल लाइन? यस, इट इज टोटली इजी। बल्कि मैं कहती हूँ डॉक्टर्स बहुत आसानी से एक्सेल करते हैं, बहुत आसानी से। और ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, इस बात भी रहा है कि उनके लिए बहुत इजी होता है ये। अपना हॉस्पिटल नहीं चला सकते? नहीं, अपना हॉस्पिटल नहीं चला सकते, और इसके लिए मे बी आपको एनओसी लेना पड़े। ये चीजें मैं अभी ट्रेनिंग में जाके फिर आप लोगों को दोबारा बता सकती हूँ। लेकिन अभी तक मुझे ये पता है कि साइड जॉब या साइड बिजनेस नहीं कर सकते। अगर यूएसएमएल और सीएसएस में से एक, देखिए ये बहुत पर्सनल डिसीजन है, और इट ऑल कम्स डाउन टू योर फाइनेंसेस। मेरा बहुत बड़ा रीजन यूएसएमएल ना करने का वाज फाइनेंसेस के। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, मतलब अपनी फैमिली को इतना नहीं प्रेशराइज कर सकती थी कि वो इतना वो करें। इफ यू थिंक आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसमें पे बैक तो है डेफिनेटली यूएसएमएल में भी। और एक डिफरेंस ये भी है कि आप बाहर जाना चाहते हो कि नहीं, जो कि मैं कहती हूँ कि एज अ ब्यूरोक्रेट आपको आपको तब भी बाहर जाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यू जस्ट नीड टू पुल आउट द राइट कार्ड्स, आपको मिलती है अपॉर्चुनिटीज। लेकिन बेसिक जो चीज आ जाती है ना, वो फाइनेंसिस पे आ जाती है, और आप टाइम कितना दे सकते हो और अनसर्टेनिटी में कितना टाइम गुजार सकते हो। मेरी जो नेचर थी ना, अगर मैं एक हफ्ता भी अनप्रोडक्टिव बैठूं ना, तो मुझसे जो है ना, लाइक मुझे लगता है कि लाइफ इज डार्क, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, राइट। लेकिन यूएसएमएल में है कि यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स। उसमें आपको बीच में अनसर्टेनिटी भी होती है, इसमें बीच में आप अनप्रोडक्टिव भी बैठते हो, आपकी सोशल लाइफ भी कटती है। मैंने बहुत सारे लोगों की सोशल लाइफ रिड्यूस होते देखी है। तो ये चीजें पर्सनली मुझे नहीं चाहिए थी। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एज एन इंट्रोवर्ट इसको कर सकते हो मैनेज के लिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस नीचे चले गए, मैं ऊपर करती हूँ। घुमाते हैं। आई फील लाइक अ बूमर, आई डोंट नो, मे बी कभी मैं होस्ट बनी नहीं इसलिए। वरना ऐसे बूमर टीचर्स कर रहे होते हैं और हम तब कह रहे होते हैं इनको ये भी नहीं पता। मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं पता कहाँ गए। अम, आपकी फील्ड स्विच हो गई, आप खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज स्विच करने के दौरान जो जो मेरे साथ हुआ था ना करियर में, वो सब मैं कहती हूँ कि इसलिए था कि मुझे ज्यादा खुशी हुई। कैन यू प्रैक्टिस मेडिकल? अच्छा, इसका मैं जवाब दे चुकी हूँ।
अपना हॉस्पिटल नहीं चला सकते, इसको भी मैं देख चुकी हूँ, दोबारा हंसी आ रही है इसको करके। सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं ना सीएस में, लाइक कंपल्सरी ऑप्शनल। हाँ जी, सब्जेक्ट्स पे हम बात करते हैं। और अभी हमने सारी चीजों पे बात करनी है, अभी मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस पर हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चंस आपके पढ़ना मुझे थोड़ा सा पोस्टपोन करने चाहिए, और हम अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं, उसमें से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो आपको पूछना है वो आप बाद में पूछ ले। सब्जेक्ट का मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं डेफिनेटली, बट इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत ज्यादा। Like you get to know so much, you get to feel like हाँ you are getting to something, और आपको चीजें समझ आ रही हैं, फिर आप सबके सामने फ्लेक्स करते हो लोगों के सामने बैठ के कि मुझे ये चीज भी पता है। तो वो एक अच्छा फीलिंग होती है। सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते, इस पे हम बात करते हैं। खैर हम बाकी आते हैं, हॉस्पिटल सील करने की अथॉरिटी है ना फिर अगला। इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, ये समझ नहीं आई मुझे इसकी किसका सील करना है, क्यों सील करना है। विच सब्जेक्ट डिड आई चूज, ये मैं बताती हूँ मैंने कौन से चूज किए हैं। अच्छा, क्या हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस को पोस्टपोन कर सकते हैं? ठीक है, प्लीज व्हेन आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। अच्छा, व्हाट इज सीएसएस? मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं मैं करना चाहती हूँ जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर करते थे कि स्लाइड्स रीड कर दे। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि ठीक है, कंडक्टेड एनुअली। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? ये है कि एक होता है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि पीएमएस के लिए है कि नहीं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये होता है कि जो पूरे पाकिस्तान की जो जॉब्स है ना, पूरे पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव है, मैनेजमेंट है, उस चीज को मैनेज करता है, उसको फेडरल कहते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपकी तैयारी भी हो जाएगी। फेडरेशन पाकिस्तान को इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो प्रोविंसेस है ना, 4, उन्हें एक खास किस्म का, लाइक हमें डिवाइड किया हुआ है ना, और उन्हें खास किस्म की अथॉरिटी जिसे कहते हैं डेलीगेट की हुई। ठीक है, लाइक एजुकेशन प्रोविंसेस के पास है, हेल्थ प्रोविंसेस के पास है। तो जिसमें प्रोविंसेस को किसी खास किस्म की रिकग्निशन हो, और वो प्रोविंसेस में एक कंट्री डिवाइड हो, उसको हम कहते हैं फेडरेशन। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि सारे प्रोविंसेस का इकट्ठा, तो हमने फिर फेडरल बात की है। ठीक है, अब जो वो आ जाते हैं ना पीएमएस, वो पंजाब का है। ठीक है, और उसमें आ जाते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी। तो वो स्पेसिफिक ऑफ वन प्रोविंस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो केपी के है, केपी का पीएमएस अलग होता है, सिंध का अलग होता है, तो इस तरह। लेकिन ये फेडरल है सीएसएस, इसका इसमें आपका कंपटीशन भी पूरे पाकिस्तान से, और इसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी और जो ग्रुप्स मिलते हैं वो भी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन पाकिस्तान। हाँ जी, इसका मैं बताती हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स। तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज हाईली कम्पिटिटिव। मसला यहाँ से आता है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो इसको पढ़ नहीं सकता, लेकिन बात यह है कि ये कम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है, राइट? दैट इज वन ऑफ द रीजंस। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं वाई चूज सीएसएस। ठीक है, वाई वाली चीजें हमने बता दी है, मैं दोबारा स्लाइड रीड नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप कहते हैं सर्फ पाकिस्तान, तो वो आप सबको पता है कि आप डायलॉग ही बोल रहे हैं। लेकिन खैर अच्छी बात है, सर्विंग का होना चाहिए। प्रेस्टिजियस करियर तो है। बच्चों देखो, अगर आप अभी जाओगे ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर आप प्राइवेट में ही जाके जॉब करोगे ना, एफपीएससी के मतलब एफसीपीएस से पहले, या एज एमओ की जॉब भी करोगे, आपको तभी अंदाजा हो जाएगा कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये एक गवर्नमेंट है, और एक गवर्नमेंट का भी बड़ा टॉप टीयर है, तो इसमें जो जॉब सिक्योरिटी है ना, वो बहुत बहुत अच्छी है, राइट? तो एक इस वजह से ये प्रेस्टिजियस करियर है। जॉब सिक्योरिटी इन अ सेंस कि आप इतनी आसानी से आप निकाले नहीं जा सकते। प्राइवेट में ये है कि आपको किसी भी टाइम पे फायर कर सकते हैं, ठीक है, यू आर फायर्ड। और हमारे साथ भी एक दफा ऐसा हुआ था कि खड़े खड़े वो जो एग्जेक्टिव थी वो चक्कर लगाती थी, और कहती थी कि बंदे बहुत ज्यादा हो गए, हमारा बजट नहीं है, तो इन इन लोगों को ना फायर कर। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पहले पूरी प्रोसीडिंग चलती है, और तब इतनी आसानी से आपको ना कोई खड़े खड़े टर्मिनेट नहीं कर सकता। दूसरा, आपको पोस्ट जिसे कहते हैं ना रिटायरमेंट, उसके भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है,
और उसके बाद एक्सीलेंट सैलरी। अच्छा, एक्सीलेंट सैलरी की बात थोड़ी मुश्किल है, सैलरी उतनी होती है जितनी गवर्नमेंट जॉब्स की होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये आपने देखना है, अगर जो स्पेशली गर्ल्स का तो चलो गुजारा है कि उन्हें प्राइमरीली ब्रेड विनर वो नहीं होती फैमिलीज की, लेकिन अगर कोई बॉयज है ना और उनके फैमिली में ज्यादा लोग हैं या वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो आई थिंक दे शुड रीथिंक इट, क्योंकि इसमें सैलरी प्राइमरी सैलरी इतनी नहीं है। डिपेंड्स कि आपके कॉन्टेक्ट्स कितने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि गलत तरीके से, कॉन्टेक्ट्स इन अ वेरी हलाल वे, कि जो लोग आपके लाइक किस कोई बिजनेसमैन है या कोई वो इस तरह आपके, और जिसे कहते हैं ये बड़ा फार स्ट्रिक्ट सी बात है, लेकिन आपके पास अच्छे ताल्लुकात की बेस पे ही आप कर सकते हो। वरना ये है कि आई आई वुड नॉट एडवाइस कि आप इलीगल फाइनेंशियल मीन्स की तरफ जाओ, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिलीजियसली भी मॉरली भी ठीक नहीं है। तो जो आपके पास ऑप्शन बच जाता है ना, तो वो सैलरी का इतना अच्छा नहीं होता, पे पैकेज इज नॉट गुड। ठीक है, अगर होता भी है तो बहुत हाई एज में जाके रिटायरमेंट के करीब हो, तो एटलीस्ट सबमिट कर लिया होता है। तो जो स्टार्टिंग में जो सैलरी है ना, शुरू के 10-20 साल तो आपके थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रिक्ट गुजरेंगे। और मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही कि मैं वो कर रही हूँ, डिस्करेज कर रही हूँ, लेकिन एक चीज होती है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं तारीफ ही करती जाऊंगी जस्ट बिकॉज मैंने ये की है, तो दैट विल नॉट बी बीइंग ऑनेस्ट। मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता रही हूँ। तो कॉन्स ये है कि उसमें अभी आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि आप लिमिटेड हो, और हमारे ही एक जानने वाले थे, उन्होंने ये करके तो बाद में फिर उसको उनको छोड़ना पड़ा, बिकॉज ही फेल्ट लाइक मतलब इतना उनका गुजारा नहीं हो रहा उस पे। खैर, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी की बात कर चुके हैं, अकोमोडेशन, ऑफिशियल बेनिफिट्स, फॉरेन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ, फॉरेन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, बस आप में दम होना चाहिए कि आप खुद को प्रेजेंट करो आगे जाके कि हम इस काबिल हैं। और वैसे अगर आप फॉरेन सर्विस में जाते हो तो फिर आप है, और आप कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में जाते हो, जैसे मेरा कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, उसमें भी बड़ी फ्रिक्वेंट जो है ना फॉरेन ट्रेवल है। चाहे आप में कोई वो है, आपका अगर जॉब मतलब आपकी पोस्टिंग ही इसी जगह पे होती है तो जो आपको जाना ही बाहर होता है, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाकी ग्रुप्स में भी अगर आप मेहनत करते हो, मैंने आईआरएस वालों को भी बाहर जाते हुए देखा है, पैस वालों को भी देखा है, पुलिस वालों की भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स बाहर होती है। तो बाहर जाने का स्कोप तो इसमें है बहुत ज्यादा। लीडरशिप पोजीशंस, डेफिनेटली लीडरशिप पोजीशंस मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत ही नहीं है। फास्ट करियर ग्रोथ, फास्ट करियर ग्रोथ इन अ सेंस कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है ऑब्वियसली, और आपको अभी तक तो ये हिसाब है, वैसे वो थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हिसाब है कि जब आप एक खास ड्यूरेशन अपनी पूरी कर लेते हो ना, मतलब 4 साल आपने ग्रेड 17 में लगा दिए, तो फिर आपकी वाकई में पोस्टिंग हो जाती है अगले ग्रेड में, 18वें ग्रेड में चले जाते हो। फिर वहां आप कुछ साल लगा देते हो तो आप पोस्ट होके 19 ग्रेड में चले जाते हो। तो यानी आपका डेस्टिन्ड है कि आपकी प्रमोशन होती रहनी है। बाकी जगहों पे ये होती है, स्पेशली आर्मी वगैरह में, कि वो मतलब पिरामिड और हायरार्किकल टाइप होती है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है और आपकी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, तो फिर आपको आगे करेंगे प्रमोट। ठीक है, वरना कहीं ना कहीं से लैगिंग आ गया तो फिर कुछ लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं, हर बंदा ब्रिगेडियर वो जनरल वगैरह नहीं बनते, उनका सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो ये चल रहा है। बहरहाल पार्लियामेंट में बात हो रही थी इस बारे में कि इसके भी चेंज किया जाए, मैं तो कहती हूँ ना ही चेंज, लेकिन लेट्स सी। अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसी, हाँ, और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि हम कार्डियक अरेस्ट की पॉलिसीज बना सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी बना सकते हैं, हम हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के रिलेशन की पॉलिसी बना सकते हैं, राइट, और हम एजुकेशन की भी बना सकते हैं, या कोई भी अगर आप मेडिकल के अलावा भी कर सकते हो तो हम उसकी भी बना सकते हैं। अब मैं आपके थोड़े से मैसेजेस देख लेती हूँ, फिर आपको फील ना हो, बहुत ही ऊपर चले जाते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। आप मेडिकल के साथ से इसकी बुक कैसे पढ़ी? मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मेडिकल के साथ नहीं पढ़नी। अब्दुल्ला ने क्वेश्चन पूछा, आपने मेडिकल के साथ नहीं पढ़नी। आपने, मैं तो सबको ये कहती हूँ कि आप लोग पहले करो हाउस जॉब, और उसके बाद सोचो, राइट। अपनी लाइफ आपने पूरी जी लेनी। जब आप तैयारी करने पे आ जाते हो ना, तो फिर आप सिर्फ तैयारी ही कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप लाइफ इंजॉय करना, लाइक 5-6 महीने जब तक आप रिटर्न के लिए पढ़ रहे हो, लाइफ इंजॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप इंजॉय करो अपना टाइम। हाउस जॉब तक आप बच्चे ही हो, आप बच्चे के बच्चों की तरह इंजॉय करते हो, तब तक आप करियर की टेंशन नहीं लेंगे।
और आप गवर्नमेंट वाले हो तो आपको तो उसकी सैलरी भी मिल रही है, तो आपको पैसों की भी टेंशन नहीं है, तो आप हाउस जॉब के बाद ही पढ़ा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज अ गुड बुक। लेकिन ये है कि आपको ये नहीं फिक्र नहीं करनी कि आपको जिस तरह कैटसन की फार्माकोलॉजी का एक एक लफ्ज याद हो, उस तरह की कोशिश नहीं करनी। आपने पूरी बुक पढ़ लेनी होती है और आपको सिर्फ देखना होता है इसमें आइडिया क्या है। जरूरी नहीं है कि आप एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ पे रुक के पढ़ो। बाकी हम डिटेल में बात करते हैं बुक्स पे। आप इन विच ग्रुप यू आर एलोकेटेड? आई एम एलोकेटेड इन कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, सीटीजी कहते हैं। अच्छा मैम प्लीज रिप्लाई दिस। बीएस इंग्लिश हैज बीन डिसकंटिन्यूड, तो बीएस में सीएस अटेम्प्ट पॉसिबल? ये मुझे समझ नहीं आया, मैं देखती हूँ थोड़ा। ये क्वेश्चन मुझे ना पूरा नजर ही आ रहा है। अच्छा दोबारा देखती हूँ। मैम नाउ बीएससी इंग्लिश हैज बीन डिसकंटिन्यूड, तो एमबीबीएस में सीएसएस अटेम्प्ट इम्पॉसिबल, कब अटेम्प्ट देनी चाहिए, हाउ मच टाइम इट यूजुअली नीड्स टू प्रिपेयर फॉर? बीएस इंग्लिश, बीएस इंग्लिश डिसकंटिन्यूड किस सेंस में? क्या मतलब डिग्री मिलना बंद हो गई है? सीएसएस में उन्होंने लगा दिया है? मेरा नहीं ख्याल कि सीएसएस में उन्होंने कोई डिग्रीज मना की हैं। अगर आपका मतलब है कि मुझे ये अगर आप जिसको काफी लोगों ने रिएक्ट भी किया हुआ है, पीपल वांट टू नो दिस आंसर, इसको दोबारा टाइप कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझसे प्लीज दोबारा पूछे पूरा लिख के। मैम जिनकी आर्ट्स में डिग्री हो ज्यादातर वर्क एक्सपीरियंस ना हो। नहीं नहीं मुश्किल होता है, हमने बहुत सारी आर्ट्स के लोगों को करते देखा है। ठीक है, बस आपने रिटर्न और इंटरव्यू गुजारना होता है, और बाकी आपके स्किल्स टैलेंट्स और ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो काम आती है। ठीक है, डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, और वर्क एक्सपीरियंस को वो नहीं काउंट करते, वो जज नहीं करते। ठीक है, वो नूब्स को और बड़े बिगनर लेवल को भी ले लेते हैं, तो don't- उसके लिए कर रहा हूँ। पीयू से डिग्री लेने का प्रोसीजर मुझे नहीं पता, मुझे पीयू का डिग्री प्रोसीजर क्यों पता हो? इंटरव्यू कैसे गया? यस मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। रिटर्न कर लेते, इंटरव्यू नहीं होता, वो इसलिए होता है कि सीट्स इतनी नहीं होती, तो मेरिट के मुताबिक। इस बार तो सीट्स बहुत ही ज्यादा कम थी ना, वरना पहले तो काफी बच्चों का हो जाता था। इस बार सीट्स बहुत कम थी, तो इस बार इस वजह से ये है कि जो फिर मेरिट के मुताबिक जो टॉप वाले मेरिट होते हैं ना, जितनी सीट्स हुई वो उतने हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। एमएमबीएस के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट्स पे हम आते हैं। 24 आवर की जॉब होती है, डिपेंड करता है। जब आप फील्ड में जॉब करते हो 24 आवर की जॉब होती है, मतलब कोई टाइम नहीं होता, स्पेशली पुलिस वगैरह के ग्रुप्स के लिए। बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह की जॉब होती है, आईआरएस में आप ऑफिस जॉब होती है, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स में ऑफिस जॉब होती है, एक्सेट्रा। अगर इवन ना आप जो फर्स्ट ग्रुप है ना, पैस जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर वाला ग्रुप कहते हैं, उसमें भी जब आप फील्ड के अलावा जब लगते हो ना, मतलब पॉलिसी मेकिंग में जाते हो, तो वह फिर आपकी ऑफिस जॉब होती है। ग्रेजुएट होना लाजमी है, हाँ जी, ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी है। सारा जुल्फिकार ने जो क्वेश्चन पूछा है, ग्रेजुएट होना लाजमी है। एमबीबीएस स्टूडेंट तब दे सकते हैं जब उन्होंने वो इंग्लिश वाली पीयू की वो की हो, एसोसिएट डिग्री जोड़ ली है, दे सकते हैं। बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और थोड़ी आपने अभी से अपनी लाइफ को क्यों खपाना है, बाद में भी तो खपना ही है। When did you start preparing? मैंने शुरू ही हाउस जॉब के 2 महीने बाद की थी, मेरी हाउस जॉब खत्म हो गई थी, उसके 2 महीने बाद मैंने जाके स्टार्ट किया। उससे पहले तो मेरा इरादा नहीं था। ये अब्दुल्ला ने जो पूछा है, जीसीयू में था, बाबा ने वापस बुला के बीडीएस में बुलवा दिया अपने ब्यूरोक्रेसी। इसका मुझे नहीं पता, ये आपको फैमिली इशू है, जिसपे मैं क्या कह सकती हूँ। उन्हें बताओ कि अच्छा, तो बीडीएस का तो मुझे नहीं पता, एमबीबीएस के तो हालात बहुत खराब हैं, बीडीएस का सैचुरेशन का मुझे आइडिया नहीं है। हाउस जॉब के बाद कितना टाइम है एग्जाम के लिए? अच्छा आपके रिटर्न के लिए ना, ये असल में ना इट मोस्टली डिपेंड्स, इस पे हम आगे भी बात करते हैं। इट मोस्टली डिपेंड्स कि आप इसमें वापस आते हैं आयशा के मैसेज तक, कभी मैं रिप्लाई करना, आप लोग याद रखना। इट मोस्टली डिपेंड्स कि आप लोगों की पहले से तैयारी कितनी है। ठीक है, पहले से तैयारी ये नहीं कि उन चैप्टर्स की, कि पहले से आपको कितना नॉलेज का आइडिया है, कितना आप ये कर सकते हो कि नई चीजों को रिटेन कर सकते हो, नई चीजों को पढ़ सकते हो, कर सकते हो। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, और आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन अभी तक तो यही हिसाब है कि आपकी इंग्लिश इम्पेकेबल होनी चाहिए।
और ये चीजें, और आप कितना आप में नर्व्स हैं, कितनी देर तक आप मुसलसल पढ़ सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें, इफ यू टेक ऑल दीज बॉक्सेस, तो 6 मंथ्स आर इनफ, राइट। मैंने तो 5.5 मंथ्स में किया था, और उसमें 1 मंथ जो है वो रिवीजन का था। लेकिन इसके अलावा अगर आपने बाकी चीजों पे भी काम करना है तो उसमें हर किसी का डिफरेंट है। मैंने कुछ लोगों को 4 साल में भी करते देखा, मैंने कुछ लोगों को इसी तरीके के साथ ही 7 से 8 माह में भी करते देखा। लेकिन जो अगर मैं कहूँ ना क्रैश प्रिपरेशन, जो सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंग्लिश को छोड़ के, नॉलेज को छोड़ के, सब चीजों को छोड़ के सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड है ना, उसके लिए 5-6 महीने काफी होते हैं, वो हो जाती है। अच्छा, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। आपके आंसर्स का मैं बाद में जवाब दूँ। पहले तो ये कि 30 इयर्स तक की है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको 2 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अभी सुना है कि 35 हो सकती है। अच्छा, अटेम्प्ट अभी 3 है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 5 हो चुकी हैं, या वेरी लाइकली 5 हो जाएंगे, ठीक है। एजुकेशन मिनिमम बैचलर्स, 16, नहीं आई गेस 14 भी चल जाती है, बस बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। नेशनैलिटी, हाँ, पाकिस्तानी सिटीजन्स, एजे के सिटीजन्स। अच्छा, इनके ना अलग अलग डोमिसाइल के बेस पे आपका बनता है, ठीक है। और हाँ, मेरिट भी अलग बनता है। लाइक आप पंजाब का मेरिट जो है ना, वो एक तो जनरल मेरिट होता है ना, इसके अलावा कोटा सिस्टम यहाँ पे काम करता है। पंजाब का कोटा होता है, मतलब हर प्रोविंस का कोटा होता है। फिर इधर का जो एजेके का कोटा भी होता है, ये सारा ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। अच्छा, हम इस पे आ जाते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट करके बताती हूँ। हमारा तैयारी हमने मेनली उसकी करनी है, रिटर्न एग्जाम की। सबसे पहले आता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। इसमें ये होता है कि जर्नल जो एक तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं ना, हाँ, आप प्रमोट होके आप डिस्ट्रिक्ट पे, डिवीजन पे, ठीक है, आप पूरे प्रोविंस तक चले जाते हो। लेकिन स्टार्ट करते हो ना एक जिला की, एक तहसील की, एक डिस्ट्रिक्ट की, उसकी जो सारा मैनेजमेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो इसमें आता है। अगर आप लोग पढ़ो सिविल सर्विसेज एक्ट जो है पंजाब का, उसमें उन्होंने वो किया हुआ है डिलीनिएट कि क्या क्या है उसमें। आपका लॉ एंड ऑर्डर है उसमें, सिक्योरिटी है उसमें, दूसरे तहसील के डीसीज और एसीज के साथ कोऑर्डिनेशन है, कोई प्रोसेशन हो रहा है, लाइक अभी मुहर्रम के जुलूस वगैरह हुए ना, उसमें आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, सिक्योरिटी भी, हेल्थ भी, फर्स्ट एड भी, डबल 1 डबल 2 होनी चाहिए अवेलेबल। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह है, कहीं ना कहीं इनके पास भी आ जाता है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, सारी जो आप लोगों को अंदाजा भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आती है। इसमें 2 टाइप्स की जॉब होती है। एक फील्ड जॉब होती है, जिसमें जाने के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो, राइट। और दूसरी होती है कि ऑफिस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, उसमें आप सेक्शन ऑफिसर लगते हो, या फिर आप उसमें किसी ऑफिस में या किसी डिपार्टमेंट में एज अ पॉलिसी मेकर जाते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो ना लोग इसी को प्रेफर करते हैं, पैस को ही, ठीक है। तो प्रेफरेंस सबकी यही होती है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो आपने बताए हुए हैं, पावर एंड समथिंग, राइट। लेकिन इसमें भी मैं आपको क्लियर कट पिक्चर दे दूं, जो मैंने बातें सुनी है, ठीक है, और दोनों तरह की बातें सुनी है। देर आर पीपल जो इसमें एक्सेल करते हैं। मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताना चाह रही हूँ। ये नहीं कि मैं तारीफ करूं जस्ट बिकॉज मैं ब्यूरोक्रेट हूं तो मैं हर चीज की तारीफ करूं, या मैं जानबूझ के बुराई करूं। दोनों चीजें बता रही हूँ। जो लोग जाते हैं वो तारीफ भी करते हैं, बिकॉज हर किसी को इनसे काम पड़ता है। बाकी सारे ग्रुप्स वाले जो है ना, पुलिस वगैरह को छोड़ के, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के काम रहता है। पुलिस के साथ इनकी थोड़ी रहती है फाइट सी। लेकिन इसके अलावा हर किसी को, तो अगर इनको कोई भी एक्सेस चाहिए कहीं की, कहीं जाना है, रहना है, कोई काम करवाना है, तो वो उनके लिए इजी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को वाकई फील्ड का शौक है और वो कहे कि मैंने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, राइट, फील्ड में लोगों के सामने जाके, लोगों के साथ जाके, तो वहां पे इसमें इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है, ठीक है। लाइक लिटरली यू जस्ट हैव टू साइन एन ऑर्डर, साइन अ डॉक्यूमेंट, और वहां से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बाकी ये है कि अगर आप और भी किसी भी जगह के, हम डॉक्टर्स हैं या हम हॉस्पिटल में अगर हैं, तो हम लोगों को पहले एप्लीकेशन लिख के डीएमएस को सबमिट करानी है। वो डीएमएस जाके एमएस को देंगे, वो आगे हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वहां से सेक्रेटरी से साइन होके अप्रूव होके या समथिंग होके आएगा। तो एक बहुत लंबा जो वो सारा है। लेकिन ऊपर जो हेल्थ सेक्रेटरी बैठा होता है वो असल में होता है ये पैस का ही है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वो सारा बाईपास करके अगर आप खुद ही हेल्थ सेक्रेटरी बने हुए, ठीक है, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती
लेकिन सेकंड जो इसका जो कॉन्स है वो आते हैं, हमें सिर्फ वही जगह, वही जिले, वो तहसील नजर आती है जो लाहौर के अंदर है, ठीक है, या जो कैपिटल सिटीज में है। कैपिटल सिटीज में भी आप लाइक जो वेस्टर्न बेल्ट है, अनफॉर्चुनेटली कोयटा और केपी के, वहां तो सिक्योरिटी की हालत इतनी खराब है कि एसी बेचारे जो है ना उनको ही अगवा करके ले जाते हैं। तो जो रह रह के आपकी आजादी पंजाब के अंदर ही लिमिटेड हो जाती है, केपीके के अर्बन सेंटर्स में लिमिटेड हो, आपकी ख्वाहिश, ठीक है, भेज आपको कहीं भी देते हैं वो, लेकिन जो आपको है ना कि शशका और लोग हमसे डरेंगे या हम काम करेंगे, तो वो लेते कि आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। और मोस्ट लाइकली स्टार्ट में तो आपको आपका जो ओरिजिनल प्रोविंस है ना, मेनली आप में से ज्यादातर लोग पंजाब से, तो जो आपको ज्यादातर पोस्ट करेंगे पंजाब से बाहर स्टार्ट में। बहुत वो होता है लाइक कोई रेयर केस होता है कि इसको सीट निकली होती है आपके अपने प्रोविंस में, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले बाहर ही पोस्ट करते हैं क्योंकि आपको चारों सूबों में जाना होता है। जिसी तरह अगर आप सिंध से हैं तो आपको सिंध में नहीं पोस्ट करेंगे। इस तरह करके फिर आप जो हो ना काफी रिमोट एरियाज में, लाइक आप राजनपुर में चले जाते हो, आप कमालिया चले गए, चलो कमालिया फिर भी बेहतर, आप सखर चले गए हो, और आप उधर केपीके में चले गए हो जहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है, आप वहां पे भी पोस्ट हो सकते हो। आप कोई बलूचिस्तान चले गए हो, वहां पे भी हर रोज आपको कंप्लेंट्स आ रही होती है कि हमें दहशत गर्दी का खतरा है या आपको सिक्योरिटी का इशू है। तो ये चीजें हैं जो आपको देखनी है। दूसरा ये है कि उसमें उधर फैसिलिटीज नहीं होती। अगर आपको है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़े, हमारी शॉपिंग अच्छी जगहों से हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हों, तो ले दे के ये चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जस्ट ये सोच के कि हाँ नहीं कुछ अरसे बाद हम किसी अच्छे शहर में जाके पोस्ट हो जाएंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ लेकिन पावर बहुत ज्यादा है। आई हैव हर्ड केसेस के आपको एक मतलब एक कुछ एसी से उनको जायज काम कराने के लिए भी, लाइक मैं ये नहीं कह रही गलत काम कराने के लिए भी, जायज काम कराने के लिए भी कहते थे कि ये एक पूरा प्लॉट आपके नाम कर दिया, आप बस हमारा काम कराते। लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं थे, तो वो उस चीज को तो डिस्पाइज करते थे। लेकिन ये है कि इससे मैं ये इंकरेज नहीं करी कि आप लोगों ने ऐसे करना है, बिकॉज अब तो नैब बहुत ज्यादा एक्टिव है इस चीज में। जब वो पकड़ लेती है तो फिर वो छोड़ती नहीं, और आपको पता है नैब ने तो मुल्क में बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। तो आपने वैसे भी नहीं करना। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं आपको सिर्फ इम्पैक्ट बता रही हूँ कि एम्फोसिस काफी ज्यादा है कि लोग इतना अगर कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास पावर बहुत ज्यादा होगी। तो ये इसका प्रोज एंड कॉन्स है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ऐसे भी देखा है कि जाकर जो है ना लोग, अभी मैंने बताया है और इतनी काफी एग्जांपल्स हैं, कहते थे कि एसी ऑफिस का बजट नहीं है वहां पे, ठीक है, बजट आपस में लोगों ने, गांव के लोगों ने कंट्रीब्यूट करके ऑफिस का बजट निकाला, ठीक है। तो इतने बुरे हालात भी होते हैं, हर चीज हर जगह जो है ना, लाहौर कैंट के एसी नहीं आप लगते हैं पूरी जिंदगी, आपको काफी रिमोट एरियाज में जाना पड़ता है। हाँ आप उधर चले जाओ, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाओ, फिर आपके मजे हैं, ठीक है, काम भी इतना नहीं है और मजा भी है, और वहाँ इन्वायरमेंट भी थोड़ा अच्छा है। वैसे अभी वहां पे भी हालात खराब है। फिर आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं कोई मैसेज देख लूँ तो मैंने मिस तो नहीं कर दिया, कोई खास मैसेज अगर आया वैसे वो देख। चलो बात करते हैं बाद में। पुलिस सर्विस का आपको पता है, ठीक है। अब पुलिस का ये है कि पुलिस के बारे में मशहूर ये है कि पैस वाले अक्सर कहते हैं कि यार पैस का ना सिर्फ एक नुकसान है कि इनके पास ना यूनिफॉर्म नहीं है। इन्हें जाके ना अपना वो तारुफ कराना पड़ता है कि हम पैस वाले हैं, ठीक है। लेकिन पुलिस के पास अपना यूनिफॉर्म है, आप जहां भी जाओगे आप सिर्फ वो आपको देख के पहचान लेंगे, यार पीएसपी है, इसको तो वो गुजारो, ठीक है। तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, और ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं पुलिस जो है वो चेज ही कर रही है गुंडों को या हुलिगन्स के पीछे ही भाग रही है समथिंग। तो ये काम एसएचओ वगैरह उस लेवल पर होता है, आपका काम होता है चीज को मैनेज करना, और आप बड़े लाइक ऑफिसर लेवल पर होते हो, तो वो इतनी कोई वो चीज नहीं है कि आप भी रेड कर रहे होगे जाके, अनलेस कि आपकी मौजूदगी वहां पे जरूरी है, या आप थाने में जाके उनको, जिसको हम कहते हैं ना वो छितर लगाना जो उन्हें रखा होता है, एक ऐसा काम आप नहीं करोगे। तो दूसरा पुलिस में ये है कि इसके बारे में आप सबको पता है। अच्छा, इसमें अब बाहर जाने का भी रिवाज बड़ा हो गया है। पाकिस्तान में पुलिस ऑफिसर हैं जो यूनाइटेड नेशंस में जाके सर्व कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। इसी तरह एक इंटरपोल है, अगर आपको पता हो, इंटरपोल जो है वो सारी दुनिया के मतलब मेनली इंटरनेशनल पुलिस फोर्स है। तो उसमें अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इसको आप लोग पढ़ लोगे तो आप इंटरपोल में भी पोस्ट हो सकते हो कि हर कंट्री में से लोग जाते हैं। तो इसमें बाहर जाने का भी स्कोप है बहुत ज्यादा।
इसके अलावा बाकी पुलिस का आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले आप एएसपी बनते हो, ठीक है, फिर एसपी, एसएसपी, और एंड पे आके आईजी और डीआईजी, इस तरह। अच्छा, पुलिस जो है ना, ये पुलिस वाले कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म भी है, हमारे पास असलहा भी है, तो हम असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर नहीं आते। तो ये चीजें इनमें थोड़ी सी फाइट चलती रहती है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई कहता भी है ना कि ये सेकंड नंबर पे आता है पुलिस सर्विस, तो इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों में अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन। तो लेकिन फैज का जो असूलन है ना, असूलन ये होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और वो जिसको लीड करता है ना, वो फैज ऑफिसर लीड करता है। इस वजह से वो कहते हैं कि ये पुलिस हमारे अंदर है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास असलहा है, और हमारे पास यूनिफॉर्म है, और हम डायरेक्ट ऑर्डर्स लोअर लेवल पे, और हम बहुत ज्यादा सेक्टरी लेवल पे ना भी जाएं, डायरेक्ट ऑर्डर्स हम अपने ही आईजी वगैरह से लेते हैं, आपसे नहीं लेते। तो वो चीज होती है। लेकिन आप बना के रखना इज मच बेटर, क्योंकि एट दी एंड तो आपने लोगों का भला करना है ना। तो अगर आप दोनों में ही मसला हो जाएगा तो हु विल मेंटेन द सिक्योरिटी, राइट? अभी हमने मुहर्रम के जुलूस की बात की, कौन आके फिर सिक्योरिटी मेंटेन करेगा अगर आपस में लड़ते रहेंगे कि तू कर ले, तू कर ले, नहीं ना। तो ये चीज आपके सोशल स्किल्स पे आता है। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फॉरेन सर्विस के बारे में सबको पता होगा, यू बिकम डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर्स। अब फॉरेन सर्विस में ये होता है कि सबसे पहले ना, जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है ना, यू गो फॉर अ लैंग्वेज ट्रेनिंग। लैंग्वेज ट्रेनिंग ये होता है कि 6-7 लैंग्वेजेस हैं, 6-7 नहीं होंगी, मतलब पर्टिकुलर नहीं कह सकती, लेकिन सम ऑफ द लैंग्वेजेस है। अरेबिक है, फ्रेंच है, रशियन है, और पर्शियन है। इस तरह की कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए आपको उन कंट्रीज में भेजते हैं, और आपकी कोई ऑलमोस्ट 1 ईयर की या उससे कम की लैंग्वेज ट्रेनिंग, फॉरेन ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले तो आपका एक फॉरेन टूर तो मजे से यही लग जाता है, ठीक है। दूसरा, फिर आपकी ना हर रोटेशन वाइज पोस्टिंग होती है। पहले आपकी ना स्टेशन एबीसी वगैरह होते हैं। पहले आपकी किसी कम लेवल की कंट्री में पोस्टिंग होती है, ठीक है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक बांग्लादेश हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बांग्लादेश इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों के माइंड में वो बना हुआ ना कि वो लेविश लाइफस्टाइल और हम जाएंगे यूरोप या समथिंग, उस सेंस में बता रही हूँ कि आप ये एशियन कंट्रीज में, या आप नेपाल चले गए, आप तुर्कमेनिस्तान चले गए, आप इवन अफ्रीका सोमालिया चले गए, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस तो पाकिस्तान के हर कंट्री के साथ है ना, जिस जिसको वो एज अ स्टेट डिक्लेयर करता है, ठीक है। बस उसको इसराइल को नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली चलो आर्मीनिया को भी थोड़ा कर रहा है, और अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा लाइक ग्रे एरिया ही है कि वो उसको डिक्लेयर करता है कि नहीं करता विद द करेंट regime। लेकिन इनके अलावा हर कंट्री को करता है। तो यू विल बी पोस्टेड एनीवेयर, ठीक है। वहां पे जब आप पोस्टेड होते हो तो अच्छा, ये है कि पहले आप इन कंट्रीज में होते हो, फिर सेकंड नंबर पे जब आप थोड़े सीनियर हो जाते हो तो फिर आप किसी अच्छी कंट्री में पोस्ट हो जाते हो, फिर आप कुवैत चले जाओगे, आप कतर चले जाओगे, इस तरह की जगह पे। फिर जब थर्ड पार्ट आता है ना, वो एक अच्छे लेवल का होता है, फिर आप यूएस चले जाते हो, यूके चले जाते हो, ठीक है। आप स्पेन चले गए हो, फ्रांस चले गए हो, जहां जहां आप जाना चाहते हो, तो वहां आप जा सकते हो थर्ड लेवल पे। और इसमें होता है कि 1 2 3 रोटेट होते हैं, फिर थर्ड लेवल करने के बाद दोबारा 1 पे वापस आ जाते हो, और उसपे दोबारा फिर आप एक 30 ईयर की कंट्री लाइक नॉर्मल से कंट्री में जाते हो। अच्छा, जब तक आप उस कंट्री में रहते हो ना, आपको उस कंट्री के करेंसी के मुताबिक सैलरी मिलती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे, आप कुवैत चले गए हो या आप डॉलर वाली कंट्री में चले गए हो, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा न्यूमरस हाई हो जाती है पाकिस्तानी करेंसी की निस्बत। जो मतलब जो यहाँ पे रह के आपकी तनख्वाह होनी थी ना, उसकी निस्बत आपके वहां बहुत ज्यादा अच्छी मतलब कमाई हो सकती है, और सारी हलाल की। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपको मराद दे रहा है या समथिंग, आपको मिलता है। दूसरा, आपके वहां पे बच्चों की एजुकेशन सारी फ्री है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों का एजुकेशन अच्छी जगह पे करानी है, तो वो भी आपकी, एक तो सैलरी भी मिल रही है, ऊपर से आपको सैलरी पे एजुकेशन फीस और बच्चों का बर्डन है वो भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर आपको अपनी फैमिली साथ रखने को मिलती है, और फैमिली का भी सारा खर्चा मिलता है आपको, राइट। तो आप अगर अनमेरिड हो, पेरेंट्स को लोग रख लेते हैं, जो मैरिड है वो अपनी फैमिली को रख लेते हैं, तो फैमिली का सारा खर्चा भी आपकी स्टेट स्पॉन्सर करती है। तो ये चीज इसकी है। दूसरा, आप फिर कमा भी बहुत अच्छा रहे होते हो, और वहां पे आपको एक एक आपको रेड पासपोर्ट मिलता है, इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। उसको भी अपनी बड़ी वो होती है, मतलब ऑरा होता है। अभी ऑरा की बात कर रहे थे ना आप लोग, जेंजी, तो उसका भी बड़ा ऑरा होता है। और उसके बाद ये है क्या, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। चलो इसको मैं हाईलाइट नहीं करती, लोग बड़े खुश होते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वहां पे आप कुछ भी करते हो ना, क्राइम वगैरह, तो वहां पे आपको उधर की क्राइम कंट्रोल एजेंसीज नहीं पकड़ सकती। वो आपके अपने मुल्क से कोऑर्डिनेट करेंगी, फिर आपके मुल्क जो है ना, वही आपको देखेगा कि आपके साथ क्या करना है। लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग टू फ्लेक्स
लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक एडिड चीज है जो आप सुपीरियर फील करते होगे, वहां के लॉज और उससे ही आप ज्यादा हो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी हैंकी फैंकी करते हो ना ये सोच के, तो आपकी जॉब जा सकती है, क्योंकि आप उस मुल्क के साथ अपने रिलेशंस खराब करो। वहां पे आप जा रहे हो डिप्लोमेसी करने के लिए, अपने मुल्क के रिलेशंस बनाने के लिए उस कंट्री के साथ, तो ऐसी हरकत आप वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरा, फॉरेन सर्विसेज में ये होता है कि इट्स इज अ लाइफस्टाइल। इट इज अ लाइफस्टाइल, और ये पूरी एक अपने कंट्री के लिए ना, अगर हम कहें ना, जैसे हम फैशन या मीडिया इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, पॉप इंडस्ट्री में कहते हैं ना, सारी पीआर और आपस में नेटवर्किंग है। तो जो फॉरेन सर्विस है ना, ये कंट्रीज और स्टेट्स के लेवल पे पीआर और नेटवर्किंग है, और ये आपका पूरा लाइफस्टाइल है। आपने कॉन्टेक्ट ढूंढने हैं, आपने मुल्कों में अच्छे इंप्रेशन छोड़ने हैं, आपने उन मुल्क के लोगों के, बड़े बड़े लोगों से, अहदेदारों से, उन चीजों से मिलना है, रिलेशन बनाने हैं, ताकि वो आपकी कंट्री पर फोकस करें। राइट, तो ये पूरा लाइफस्टाइल है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, हम कॉन्स पे आ जाते हैं। कॉन्स ये है कि पहला तो मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है आप हमेशा बेल्जियम जाके बैठे हो, चिल मार रहे हो, स्विट्जरलैंड के एल्प्स में जाके आप रोज सुबह कॉफी पी रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाना पड़ता है जहां से आपका, और ये है कि आपको फ्रीक्वेंटली कंट्रीज चेंज करने पड़े। ठीक है, यहाँ तो होना कि चलो आप सोमालिया चले गए तो आप सोमालिया ही बैठ गए हो सुकून से, ऐसा नहीं है। आपको हर कुछ अरसे बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद अपना स्टेशन चेंज करना पड़ रहा है, और उसका इफेक्ट जो आता है ना आपकी फैमिली पे आता है, आपके बच्चों पे आता है, क्योंकि उनका स्कूलिंग बार बार चेंज हो रही है। राइट, तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल है। तीसरा ये कि जब आप एक रोटेशन पूरी कर लेते हो ना बाहर के, तो आपको वापस आके पाकिस्तान की एम्बेसी में भी सर्व करना है यहाँ पे लोकल। और फिर जब आप वापस आते हो ना, फिर आपको तनख्वाह मिलने लग जाती है पाकिस्तानी रुपए में। फिर आपके पास जो स्कूलिंग है ना बच्चों की, वो पाकिस्तानी स्कूलों में होती है, और फिर आपको जो है ना, आपको ऐसा लगता है हमें यहाँ कोई पहचानता ही नहीं है। ठीक है, कोई मुंह ही नहीं लगाता। और ये एक बहुत अजीब सी बात है कि पैसे और पीएसपी वाली कही जाती है कि पैसे और पीएसपी वाले तो फॉरेन सर्विस वालों का फोन भी नहीं उठाते बाद में। ऐसा नहीं है। आई गेस सारे जो बैचमेट्स होते हैं ना, वो आपस में बहुत अच्छे होते हैं, रह जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एम्फोसिस इस बात पे दे रही हूँ कि जब आप पाकिस्तान में आ जाते हो ना, तो वो टोर और वो शो शाह जो आप चाहते हो कि खानदान वालों को दिखा के डराएं, वो नहीं होती फॉरेन सर्विस में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। आप बाहर, मुल्क से बाहर होते हो, तो लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, ऐसा सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, अब हर चीज अवेलेबल है, आपने जिसको भी जलाना है, सराहना है, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान पे आ जाते हो ना, तो आपको वो चीजें नहीं मिलती। खैर, हम आगे जाते हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इन्होंने बस टैक्स लेने हैं। ठीक है, ये जॉब बड़ी अच्छी जॉब है, ऑफिस जॉब है। इसकी सैलरी अच्छी है, और जितना आप टैक्स ज्यादा इकट्ठा करते हो ना, उसकी बेस पे आपको इंसेंटिव मिलता है, तो आपकी टेक होम सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसमें इसका जो ऑफिसर होता है वो भी असिस्टेंट कमिश्नर कहलाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्जिन होता है, वो जो आप कह रहे हो गाड़ी प्रोटोकॉल समथिंग, क्योंकि आपको जब रेड्स करने जाना होता है ना, तो बड़े लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम बड़े अवामी लीडर बन के जाएंगे, और कोई गाड़ी वगैरह नहीं लेकर जाएंगे, कोई प्रोटोकॉल लेकर नहीं जाएंगे। हम जाके उन्हें सिंपल सा, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे भाई टैक्स दे दो, और वो हमारे हाथ पे निकाल के टैक्स दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक सीन ऐसा था कि एक लिटरली असिस्टेंट कमिश्नर वो सेंट के आप जाके टैक्स एक्सटोर्ट करो या समथिंग ऐसा था। वो अकेला गया, तो उन्होंने उसको पकड़ के अंदर फैक्ट्री में बंद कर दिया, फैक्ट्री में ताला लगा दिया, और वो पुलिस वालों को कॉल कर रहा है कि भाई बैकअप स्क्वाड भेजो, मैं इधर फंस गया हूँ। तो इस वजह से इन चीजों से प्रिवेंट करने के लिए वो स्क्वाड प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें आपको फोर्ट ऑन ड्यूटी आपको मिल जाती हैं। पाकिस्तान कस्टम सर्विस बहुत अच्छा है, मजे का है। कस्टम में होता है कि दो चीजों पे आप की होती है, या तो आप एयरपोर्ट्स पे होते हो, या आप बॉर्डर्स पे होते हो। आप बॉर्डर्स पे हो गए हो तो फिर आप दुआ करो, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान बॉर्डर पे चले गए हो तो फिर आप दुआ ही कर सकते हो। बलूचिस्तान बॉर्डर पे चलो फिर भी थोड़ा सुकून है, लेकिन वहां की स्मगलिंग आपने रोकनी है। अगर आप स्मगलिंग रोकोगे तो लोकल्स आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप स्मगलिंग नहीं रोकोगे, कुछ करोगे, तो वो यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर जॉब, तो आप एक डिलेमा में फंसे रहोगे। लेकिन अब आपकी एयरपोर्ट्स में हो जाती है कि कराची एयरपोर्ट पे होगी, या लाहौर एयरपोर्ट पे होगी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, फिर तो ऐश ही ऐश है ना, उसमें मजा आता है आपको। दूसरा ये कि यहाँ सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन जो पर्क्स है ना, पर्क्स वो मैं बता दूं कि अम, आपको जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियां आती हैं, ठीक है, जो कर लेते हैं स्नैच, ऑब्वियसली वो नॉन कस्टम है, वो यूज तो नहीं हो सकती, तो वो सारी आप लोग आपस में बांट लेते हो। और ये लीगल तरीका है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इलीगल है, ये ऐसे ही होता है, उनको कहीं तो यूज करना है।
नॉन कस्टम गाड़ियां, नॉन कस्टम मोबाइल, नॉन कस्टम जो भी चीजें आपको आती हैं वो इनके पास जाती है। तो ये बड़ा लग्जरियस लाइफ आप लोग गुजार सकते हो उसमें, ठीक है। और वर्कलोड के हवाले से इट इज नॉट बैड। इसमें सारी वो होती है, ऑफिस और कॉर्पोरेट टाइम होता है। आपको कोई ये नहीं है कि आप फील्ड में ही हो 24-24 घंटे, अपने टाइम पे आपने जाना है, दैट्स इट। लेकिन जो कॉन्स हैं वो यही है एक बॉर्डर वाले, कि जरूरी नहीं है कि आप उनके इतने फेवरेट बन जाओगे आपको एयरपोर्ट पे ही पोस्ट कर। बड़े बड़े सिफारिशें लगाने वाले बैठे होते हैं कि हमें अच्छी जगहों पे पोस्ट करें। आपको तूरखम बॉर्डर पे भेज देंगे, तूरखम पास पे, कि वहां जाके करो। तो वहां थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान के काफी सारे। फिर आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन सर्विस। अब मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। इन्फॉर्मेशन सर्विस ये है कि अच्छा, ये ऑर्डर में नहीं है, जो शुरू के तीन है ना ये ऑर्डर में होते हैं। अक्सर लोग पैस, पीएसपी, एफएसपी को शुरू में तीन पे ही रखते हैं, बाद में लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कॉमर्स एंड ट्रेड थोड़ा सा ऊपर रखा था, और कुछ लोग आईआरएस से पहले कस्टम्स को रख लेते हैं, ठीक है। आईजी इंफॉर्मेशन सर्विस जो है ना, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इसको कुछ लोग नीचे रखते हैं, पोस्टल को बिल्कुल एंड पे रखते हैं, ठीक है। एमएलसीजी है ना, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, इसको भी लोग बहुत ऊपर रखते हैं। इस बार कुछ लोगों ने फोर्थ नंबर पे भी रखा था। तो शुरू के तीन के बाद ना वो आपकी मर्जी है। इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही होता है कि पीआर बेस्ड है, सोशल मीडिया है, आपने वो सारी जो नैरेटिव कैंपेन है इसका आपको आइडिया होगा। इसमें यह है कि आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आपको पीएम की भी पीआर करनी है, प्राइम मिनिस्टर की, आपको प्राइम मिनिस्टर के जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, आपको कैबिनेट है, उन सब के भी जो है ना वो सारा वो सोर्स ऑफ मीडिया संभालना है। तो आपकी ना सर्कल बड़ा वो बन जाता है, हाई प्रोफाइल। पोस्टल सर्विस में होता है कि पोस्टल सर्विस ये है कि पाकिस्तान ने अपनी पोस्टल सर्विस इंप्रूव नहीं की, ठीक है। और अभी तक वो कॉलोनियल टाइम्स की चल रही है, लेकिन जो पोस्टल और इंफॉर्मेशन के मीडिया है ना वो सारे चेंज हो गए, हम सोशल मीडिया आ गए। तो पोस्टल चीजों पे अब कोई भी यूज नहीं करता, जितना है तो इनका काम इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आपने वैसे टाइम गुजारने जाना है तो ये फिर बड़ी अच्छी लाइफ है। लेकिन ये है कि फिर सबको पता होता है कि यार ये पोस्टल है, इसमें क्या ही फायदा है। उसके बाद मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, इसमें ये होता है कि जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर था ना, हमने बात की थी, वो डिस्ट्रिक्ट का है। तो मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स में दैट पर्सन जो है ना वो कैंट के एरिया का वही चीज होती है जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है। लेकिन इशू इसमें ये है कि जब आप कैंट में चले जाते हो ना, कैंटोनमेंट में, तो वहां पे आप लाइक लिमिटेड हो जाता है। वहां पे आपको पता है इन्फ्लुएंस तो फिर आर्मी का ही होता है, तो थोड़ा सा आपको काम करने की वो आजादी नहीं है जितनी आपको पैस में हो सकती है। लेकिन अगर कोई चाहता है उसको लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, और लाइफ में वाकई ही कोई इतना ज्यादा काम किए बगैर ही काम चल जाए और ऐश भी करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लग्जरियस लाइफ होती है इधर, ठीक है। अच्छे अच्छे ऑफिसेज में आप लोग बैठते हो, ये नहीं कि पुरानी सी जगहों पे जिस तरह हम लोग ऊपर पैस में बात कर रहे थे कि आपको रिमोट एरियाज में भेज देंगे, ऐसी जगह नहीं होती। लेकिन ये है कि फिर आपकी अथॉरिटी भी तो लिमिटेड होती है ना, तो दैट डिपेंड्स कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा चाहिए। फिर कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है जो मेरा है, और इट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। मैं तो तारीफ ही करूंगी इसकी। इसमें यह है कि इसमें आपने इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड एंड बिजनेसेस देखने होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बहुत कंट्री में भी होती है पोस्टिंग, और आपकी बाहर भी होती है। अगर आपको बाहर जाने का शौक है ना, कि आप बाहर जाओ और अच्छी जगहों पे जाओ, तो आपके लिए फॉरेन सर्विस से बेहतर कॉमर्स एंड ट्रेड रहता है। क्योंकि फॉरेन सर्विस में आपको किसी भी कंट्री में भेज सकते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड में आप वहीं पे जाते हो जहां से आपकी अच्छी ट्रेड है, ठीक है। जैसे आप कमर्शियल अटाशी बन के दुबई चले जाते हो, ठीक है, चाइना चले जाते हो। अभी हमारे एक सीनियर थे वो ऑस्ट्रेलिया गए, तो इनका 18 ग्रेड तो कहा जाता है कि पूरा ही बाहर है, ठीक है। और एक हमारे जानने वाले हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि ही हैज बीन टू 35 कंट्रीज येट, और अभी उनकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फोर्टीज में होंगे। ही हैज बीन टू 35 कंट्रीज, और उनके हर कंट्री का अलग अलग मोबाइल है, मतलब हर कंट्री का अलग अलग नंबर है उनका, राइट। इतना लाइक ऐसे नहीं कि वो सिर्फ देख कर आ गए हैं, वहां प्रॉपर जो है ना इंजॉय करके आए हैं। और अच्छी कंट्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ट्रेड तो फिर हमारी अच्छी कंट्रीज के साथ ही होगी ना। आप फिजी के साथ हमारी कोई ट्रेड कहाँ ही ट्रेड होगी। तो आपको फिर अच्छी कंट्रीज में भेजते हैं, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, ठीक है। चाइना के साथ हमारी बहुत ट्रेड है, और चाइना में आपको पता है कि शंघाई और बीजिंग लाइक बहुत मजे के हैं, अगर आप रील्स वगैरह में देखो तो।
तो ऐसी कंट्रीज में आपको भेजते हैं, राइट। तो उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपके जो ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे बन जाते हैं बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर वगैरह से, क्योंकि उनका आप काम करवा रहे हो, ठीक है, उनके बिजनेसेस आप यहाँ पे सेट करवा के दे रहे हो, क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। उनको लीगलाइज करा के दे रहे हो, उनकी हेल्प करा रहे हो, उनके मसले सॉल्व कर रहे हो। तो आपके बिजनेस कम्युनिटी के साथ ना आप बहुत अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। और दूसरा ये कि इसकी जो पोस्टिंग है वो मेजर सिटीज में ही होती है, जहाँ पे ट्रेड के और बिजनेस के हब्स हैं। अगर आपकी पाकिस्तान में होती है, वहां भी आपकी मेजर, अब आप लोगों को भी मैंने किस सिटी की एग्जांपल दी, मेरे जहन में राजनपुर ही आ रहा है। इट्स नॉट कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हम बहुत इस तरह करें। तो अब राजनपुर में आपको कितनी की ट्रेड और कितनी की इन्वेस्टमेंट, आप कह सकते हो कि हमने जो है ना टिम हॉर्टन्स वहां पे खोलना है, इस तरह की कोई बात तो थोड़ी सी लगती है ना। तो जहाँ पे जरूरत होती है ना, वहीं पे आपको पोस्ट करते हैं और ले दे के वो मेजर अर्बन सेंटर्स ही आ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को ऐसा बनाए, और मैं तो चाहती हूँ कल को मैं राजनपुर में भी जो है ना एक टिम हॉर्टन्स खोलूँ, मैं सबको बताऊं देखो मैंने यहाँ पे ना मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आई हूँ। एम आपका यही होना चाहिए, राइट। लेकिन मैं अभी अभी की रियलिटी बता रही हूँ। हमारी ये जो रियलिटी, हमारा जो एम है वो तो तब पूरा होगा ना जब हम जाएंगे। अभी की रियलिटी ये है कि फिर आप लोगों को अच्छी जगहों पे ही पोस्ट करेंगे, कोई सिक्योरिटी वाली खास खराब जगह पे नहीं करेंगे। रेलवेज ग्रुप का ये है कि पहले तो कहा जाता है कि इसको हर कोई लास्ट या सेकंड लास्ट पे रखता है। प्रोज इसके ये है कि आपको घर मिल जाता है, ठीक है, अकोमोडेशन मिल जाती है, वो रेलवे कॉलोनीज वगैरह सारा। लेकिन कौन सी है कि रिकग्निशन नहीं है ना। सबको पता है कि रेलवेज वाला अफसर क्या ही करता है, इसका कोई काम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब हमें पता है सीपेक जो बन रहा है ना चाइना के ताउन से, आपको पता है वो पूरी जो रोड और नेटवर्क, ट्रेड नेटवर्क पाकिस्तान में बना हुआ है, जिससे वो कराकोरम हाईवे भी बनवाई है और वो नेक्स्ट टू गवादर तक जाता है। तो सीपेक में आपको पता है एक उन्होंने प्लान चलाया है कि हम रेलवे लिंक्स लगाएंगे, ठीक है, ट्रेन पूरी हाई प्रोफाइल और बड़ी एडवांस किस्म की। तो अगर वो चीज चल पड़ती है ना, तो फिर रेलवे वालों का काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़ा एडमायरेबल हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर चीज बन चल पड़ेगी पाकिस्तान में। तो फिर रेलवे का कोई स्कोप आ सकता है। और ये फेज 2 मेरे ख्याल से शुरू हो चुका हुआ है, सीपेक का फेज 2 में उन्होंने बात करनी थी रेलवे लिंक्स की। तो ये क्लोजर टू कंप्लीशन है। वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान रेलवेज काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है, मतलब जो लाहौर का उन्होंने बनाया एग्जेक्टिव लाउंज और समथिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चीज इंप्रूव कर रही है। अब हम आगे जाते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फिर एमपीटी है। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप यूट्यूब भी खोलोगे ना तो वहां से आप देख सकते हो, ये चीज इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। मेरा जो अक्सर ज्यादा प्लान है ना कि हम डिस्कस करें और वो चीजों पे बात करें जो आपको यूट्यूब वीडियो से नहीं मिल सकती, ठीक है। खैर, एग्जामिनेशन प्रोसेस में एमपीटी सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड ना एक टेस्ट होता है, इसमें 200 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से आपको 66 पास करने होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये बड़ा ज्यादातर आसान होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा ये मुश्किल हो रहा है। हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल आया था और बहुत सारे लोग 66 भी नहीं ले सके थे, राइट। लेकिन इस टाइम आसान आया था, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि आपको इस तैयारी के साथ जाना है कि ये थोड़ा मुश्किल आ सकता है। इसके लिए हेल्प आपको करेंगे पास्ट पेपर्स, इसके लिए हेल्प आपको करेगी सीएसएस की रिटर्न तैयारी, क्योंकि ये उस टाइम पर होता है जब आप सीएसएस की आधी तैयारी अपनी रिटर्न की वैसे ही कर चुके होते हो। तो उसके अंदर से आपकी सारी चीजें जो है ना आधी चीजें तैयार हो जाती हैं पीटी में। फिर उसके बाद आपका फोकस होता है रिटर्न एग्जामिनेशन। और रिटर्न एग्जामिनेशन मोस्टली फेब्रवरी में होता है। अब मैंने टाइम का आपको बता दिया था। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, आपको लिखना आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, आपको नॉलेज पसंद है, नॉलेज को हासिल करना पसंद है, और नॉलेज के बारे में बात करना पसंद है, तो आपको वो सारी चीजें हैं। ये किसने बोला है हम अंडरमाइनिंग राजनपुर? मैं ये नहीं कहना चाह रही ऑनेस्टली। राजनपुर बहुत अच्छा है, आपको पता है यहाँ से इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं, वहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग वहां से निकलते हैं। और यही मेरा मकसद है कि हम लोग जब जाए ना इधर, तो हम लोग हर एरिया को, वो साउथ पंजाब है या वो कश्मीर है, वो सिंध है, रूरल सिंध है, चाहे वो कच्चे का इलाका है सिंध का, ठीक है, या कोई लाहौर के ही ऐसे इलाके हैं जो बड़े अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, उन चीजों को हमारा ये कोशिश है कि हम उसको बेहतर करें। क्योंकि जब हम लोग अभी पोस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे माइंड में यही बात है कि यार इस शहर में हो जाए, इस शहर में हो जाए,
केपीके में जाए तो यार हमारी पेशावर में ही हो या सवात में ही हो, ठीक है, हमें तो वो भेजे ही ना वजीरिस्तान, ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि हम सिंध में जाएं तो हम जाएं ही लारकाना या कराची मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सारे शहर ऐसे क्यों नहीं है कि हम हर किसी में जाके रह सकते। आज हम कहते हैं ना हमने यूरोप जाना है, तो हम हर यूरोप की कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। उनका जो यूरोपियन यूनियन है हम बड़े खुश होते हैं उनमें, कोई वो वीजा और उसके वो नहीं है, कितने खुश हैं। कोई ऑस्ट्रिया जाएगा वो उतना ही खुश होगा, कोई स्पेन जाएगा उतना ही खुश होगा, कोई जर्मनी जाएगा उतना ही खुश होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें अपने कंट्री के शहरों के लिए भी ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम सोचें इतने इतने किए क्यों पड़ गए हैं इसके ऊपर। आई डोंट नो, मेरे करने से बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो, उसको मैं कैसे रिमूव करूं। खैर, हम जो बात कर रहे थे उसमें ये बात थी कि हमने ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सारे कंट्री सारे सिटीज को अपनी कोशिश से ऐसा बनाएं कि जब नेक्स्ट बैचेस आए ना हमारे, कोई रिटायर होने के बाद, वो ये सोचें कि हाँ हमें कहीं भी फेंक दो हम बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार लेंगे, ठीक है। तो मैं राजनपुर को इसलिए नहीं कह रही, मैं कहना ये चाहती हूँ कि राजनपुर को जो है ना थोड़ा सा रिमूव करना चाहिए। बच्चों ऐसी ऐसी बातें ना करो, बच्चों को स्लाइड पढ़ने दो प्लीज। है नेक्स्ट चीज आ जाती है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल्स। अच्छा, कंपलसरी होते हैं कि आपको वही रखने हैं वो सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें एक इंग्लिश ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा भी आ जाता है आगे, मैं देखती हूँ। हाँ ये आ गया, ये आपको नजर आ रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, ये तीनों ऐसे हैं जो इनका अलग नोयत होती है, ठीक है। बाकी जो आगे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज, ये तीनों और आगे सारे कंपलसरी, इन सब का एक फॉर्मेट होता है कि आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। 7 से 8 दिए होते हैं आपके पास, चॉइस होती है, उसमें से 4 आपने करने होते हैं। वो करने कैसे हैं, वो क्या करने हैं, दैट वो किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका पूरा तरीका होता है पेपर पैटर्न का, ठीक है। ऐसे ही होता है कि दिस इज द सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा आसानी से बच्चे फेल करते हैं। तो ऐसे के लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग्स, बहुत एक्सटेंसिव इवेल्युएशन की जरूरत होती है। अभी मैं सारा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना है कि ऐसे वो चीज है जिसपे आप फेल हो सकते हो, और ऐसे के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है परफेक्ट ग्रामर। परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट के अलावा ग्रामर की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। और बच्चों की हो जाती है, ठीक है, जरूरी नहीं आप मुश्किल सेंटेंसेस यूज करो, बच्चे सिंपल सेंटेंसेस लिख के भी अच्छी ग्रामर के साथ पास कर लेते हैं। इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन में है कि आपकी जो है ना ग्रामर स्किल्स चेक करते हैं, ठीक है। आपको दे देंगे कि वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाओ, पेयर ऑफ वर्ड्स में डिफरेंस करना है, कोई गलत सेंटेंसेस लिखे होंगे उनको सही करना है, एक पैराग्राफ दिया होगा फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सिली चीजें, ठीक है, ट्रांसलेशन कर डालेंगे। ये वो चीजें जो हम बचपन में ग्रामर के क्लास में पढ़ते थे ना, 6 7 क्लास में। लेकिन ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल इसका होता है, मैं ये नहीं कह रही कोई सिंपल पूछेंगे ही गोज टू स्कूल का नेगेटिव बनाओ, ही डज नॉट गोज टू स्कूल, नहीं, थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है। जनरल साइंस एबिलिटी, जनरल साइंस ये है कि ये इजी होता है, लेकिन चीजें पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि सिर्फ मेडिकल की तो इसमें नहीं है। आपको थोड़ा कंप्यूटर का, थोड़ा लाइक पेट्रोकेमिकल्स का, सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये है कि दिस इज डुएबल। मैंने इसको अलग से टाइम नहीं दिया था, मैं एक हफ्ता एक सब्जेक्ट का रखा होता ना, तो वीकेंड पे मैं जनरल साइंस पढ़ लेती थी, तो मेरा इजीली हो गया। एबिलिटी ये है कि मैथ्स का है, इसका ये है कि अब मैथ्स तो बहुत वास्ट है, ये उतना मैथ्स आता है जितना आपने पास्ट पेपर्स में देख लेना है, ठीक है, आपको आइडिया हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस बुक्स भी बहुत ज्यादा है, उसी तरह के प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सीक्वेंस पूछ लेंगे कि अच्छा इसके बाद क्या नंबर आएगा, ये आपको न्यूमेरिकल दे देंगे कि उसने इतने रुपए में चीज खरीदी, उसको इतने का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताओ वो कितने में बेचा, या इस तरह की चीजें आ गई, ठीक है। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यह है कि वो एक ही प्रिडिक्टेबल लाइन पे चल रहे होते हैं, आप अगर उस चीज को तैयार कर लो ना तो आपके बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बच्चों ये है कि ये मेन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डर भी लोगों को इस चीज से होता है तैयारी के हवाले से, ठीक है, कि इसकी तैयारी लंबी है। लेकिन ना एक लोग मिसकंसेप्शन बनाते हैं कि करंट अफेयर्स को ही पूरा सीएसएस समझ लेते हैं, ठीक है, वो सीएसएस की सारी तैयारी सिर्फ करंट अफेयर्स की करते हैं, नहीं, आपने कंपार्टमेंटलाइज करना है। आपने करंट अफेयर सिर्फ उतने ही करने हैं जितने आपने आपको है कि आप
कर लोगे, और विद इन द 2 इयर्स वाले करने हैं, जिस साल में आपका पेपर है ना, उससे पिछले 2 साल के अंदर अंदर के। और वो भी बड़े प्रिडिक्टेबल, आपने इकोनॉमी के रिलेटेड कर लेने हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का बजट आया है वगैरह वगैरह भी आना है, और इकोनॉमिक सर्वे आता है पाकिस्तान का, इसके हवाले से आपने कर लेने हैं, एजुकेशन के हवाले से कर लेने हैं। दुनिया में आपको पता है वॉर्स कितनी हो रही है, इसराइल की हो रही है पैलेस्टीन के साथ, ईरान की हो रही है अमेरिका के साथ, रशिया यूक्रेन, तो ये मेजर वॉर्स की आपने कर लेनी है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के तो ताल्लुकात चल रहे हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पिछले साल ये इन दोनों कंट्रीज के साथ थोड़े अजीब से रहे हैं। अभी पाकिस्तान का पीस में क्या ताल्लुक है, ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मेजर चीजें। अब आपने ये नहीं देखना कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज खेल रही है, हालांकि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, राइट, के जो कतर का वर्ल्ड कप हुआ था उस पे ये क्वेश्चन आया था कि ये फुटबॉल के हवाले से, फुटबॉल डिप्लोमेसी के हवाले से पूछा हुआ था। लेकिन वो एक क्वेश्चन आया, इतने कोई दिहाइयों के अंदर एक उन्होंने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। उस पे यू डू नॉट हैव टू लूज योर स्लीप, कि आप हर अखबार में आप फीफा अपडेट्स हैं, ओलंपिक्स जो हुआ था पिछले से पिछले साल शायद, उसको आप पढ़ने लग जाओ कि क्या 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 हुआ है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। खैर, उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का ये कि कोई खास बुक या कोई खास तरीका नहीं है, आप जब बाकी कर लेते हो ना पाकिस्तान अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस और सारा, उसमें आपकी करंट अफेयर्स हो जाती है। फिर द नेक्स्ट थिंग इज पाकिस्तान अफेयर्स। इसमें यह है कि आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री आ जाती है पाकिस्तान बनने से पहले तक, ठीक है। वो 712 से शुरू होती है, जब से वो मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन हुई थी, उसके बाद से 1947 तक पाकिस्तान बनने के सारा जो है मेजर हिस्ट्री। उसके बाद उस पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो जो हुआ है आज तक, ठीक है, वो सारा मेजरली पूछते हैं। तो ये इसकी बुक्स डिफरेंट आपको पढ़नी पड़ती है। जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ी थी ना, आप में से किसी ने बताया, तो वो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ही काम आती है। फिर इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव रिलीजन है। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज इज फॉर मुस्लिम्स और कंपैरेटिव रिलीजन इज फॉर नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज में ये होता है कि आपको बेसिकली होता इजी है, ठीक है, वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपसे तौहीद के बारे में कॉन्सेप्ट्स होंगे, फराइज के बारे में होंगे, और इस्लामिक हिस्ट्री की कुछ चीजें होंगी, ठीक है, अखलाकियात के बारे में क्वेश्चन होंगे। लेकिन डिफरेंशिएट चीज इस तरह से होती है कि आपको हर चीज के, अपने हर आर्गुमेंट के, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में अरेबिक की आयत को आपको कोट करना है, और हदीस भी मैक्सिमम अरेबिक में करनी है, आपको सिर्फ तर्जमा याद नहीं करना। तो इसके लिए तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था, मुझे इस्लामियात पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन आयात ढूंढ के, आयात लिख के तो मैंने सेपरेट कर ली थी कि हर टॉपिक की मल्टीपल आयात मैंने रखी हुई थी, कि इस टॉपिक में ये आयात, उनकी अरेबिक, उनका, और साथ में उसका वो सूरत और वर्स नंबर भी याद करना है। इट इज मेहनत, लेकिन एंड तक आपको रिवाइज करना है, इट पेज बैक। इस बार इस्लामियात में ऐसे से ज्यादा लोग फेल हुए हैं, और हर बार इंग्लिश ऐसे में लोग फेल होते हैं। इस बार 40 भी नहीं ले सके, 39 तक पे फेल हुए, ठीक है। तो आई गॉट 55 मिनट इस्लामिक स्टडीज के पेपर में, और इट इज कंसिडर्ड, इस साल के हवाले से इससे ज्यादा भी मार्क्स होंगे, लेकिन इस साल के हवाले से इट इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। और अगर मैं पिन पॉइंट करूँ तो एक तो ऑब्वियसली एनालिसिस है ना, कि मैंने मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं एनालिसिस थोड़ा ज्यादा अच्छा करूं। दूसरा ये चीज मैंने की थी कि मैंने हर अरबी की आयत लिखी थी, और उसका तर्जुमा लिखा था, और नंबर भी लिखा था। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप इंग्लिश में रखो इस्लामियात या उर्दू में। दैट डिपेंड्स, अगर आपने पहले उर्दू में पढ़ी हुई तो आप उर्दू में ही रखो। कुछ लोग इंग्लिश में रख लेते हैं, क्योंकि 6-7 सब्जेक्ट सारे एक ही पैटर्न पे आपके करने हैं, आपका रिटर्न प्रैक्टिस से हवाले से भी है, तो साथ ये भी। लेकिन आई डोंट केयर के इससे नहीं मसला पड़ेगा। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी रखी है, और 90% लोग रखते हैं, तो वो भी तो आपको उर्दू की स्क्रिप्ट में लिखनी है ना। लाइक उसको उर्दू की स्क्रिप्ट तो नहीं कहते, उसको तो कोई मुखी स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप वो भी तो उसमें लिखते हो ना। लेकिन ये है कि आप इससे ना डरो कि हमारी प्रैक्टिस, उर्दू में लिखने का फायदा है। इस बार भी उर्दू वाले बच्चे ज्यादा उन्होंने पास किए हैं, अभी तक ये सुनने में आ रहा है इंग्लिश वालों को फेल किया, ठीक है। उसके बाद से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट से होता है कि ये आपके पास ना 6-7 ग्रुप्स बने होते हैं, इस ग्रुप में से आपने हर किसी में से एक एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अच्छा, इसका ऑप्शनल का ये कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, लेकिन जो जिस वजह से आप चूज करते हो ना, वो वजह इसको बड़ी लिमिटेड बना सकती है। ले दे के फिर आप वही सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हो जो चूज करने वाले हैं।
ऐसे सबसे पहले बच्चों ग्रुप होता है, ग्रुप 1, और उसमें आते हैं दो सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा तीन चार और भी हैं उसमें, लेकिन उनमें आपको अभी मैं बताती हूँ कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ये देखो, चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इंटरेस्ट, इसको आप आग लगा दो, इंटरेस्ट को नहीं देखना आपने। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका नहीं होगा, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का कोई डिग्री वाला है तो उसको हम कह सकते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। स्कोरिंग ट्रेंड पे आके ना बहुत सारे जिन लोगों के ग्रुप्स और पोजीशंस बदलती हैं। लोगों के हर सब्जेक्ट में दूसरे टॉपर से ज्यादा मार्क्स होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है उसने ऑप्शनल ऐसा रखा होता है, किया उसने उतनी मेहनत होती है, उतनी मेहनत करके कोई और सब्जेक्ट रखा होता तो उसके दूसरे जितने मार्क्स आने, लेकिन उसने जो ऑप्शन रखा होता है वो लो स्कोरिंग होता है, उसकी वजह से उसका मेरिट नंबर टक करके नीचे आ जाता है। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो स्कोरिंग ट्रेंड आपने लाजमी देखना है, और आपने एक और चीज देखनी है, कितने लोग रख रहे हैं। अब हम वापस आते हैं ग्रुप 1 पे। ग्रुप 1 पे मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद था, मेरा मुझे लगता था कि जिस तरह की मैं हूं ना, कि मैं एनालिसिस पे ही बात करनी है, मैं थोड़ी क्रिएटिव हूँ और मुझे थोड़ा वो उस तरह का चाहिए, तो मैंने आईआर रखा, इंटरनेशनल रिलेशंस। बट इट इज अ वेरी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें नहीं स्कोर आता। कभी आ भी जाता है, कभी 90s में भी आते हैं एक एक सब्जेक्ट में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस उसके निस्बतन ना सेफ है। एक तो उसमें स्कोर आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो दूसरी रीजन है ना, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने पॉलिटिकल साइंस रखा होता है। अगर किसी साल वो लो स्कोरिंग हो भी जाता है ना, कि किसी साल उसको एग्जामिनर ने टारगेट किया है और वो सब्जेक्ट हिट हुआ है, तो सबने ही वो रखा होता है ना, तो आपके कंपटीशन वाले सबके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है, सिर्फ आपके थोड़ी कम आ रहे हैं। लेकिन आईआर है कि अगर आपका तुक्का लग गया और आपके ज्यादा नंबर आ गए, तो आपके पॉलिटिकल साइंस वालों जितने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ना लगा तुक्का, और जो अक्सर नहीं लगता, तो फिर आपका डिफरेंस इतना पड़ जाएगा कि आपके जो कंपटीशन वाले सारे लोग हैं उन सबने पॉलिटिकल साइंस रखा होगा, आपने आईआर रखा होगा, और आप 50-60 नंबर का फर्क ले जाओगे। और अभी जो हमारे वो है ना, चेयरमैन जो इंटरव्यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा मार्जिन क्रिएट नहीं करते उसका। हालांकि इस बार उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बहुत मार्जिन क्रिएट किया है। अगर मुझे वो उतने एवरेज मार्क्स देते ना जितने वो सबको दे रहे थे इंटरव्यू के, तो जितनी कम सीट्स थी ना, शायद मैं एलोकेट ना होती, मेरा भी वही हिसाब होता कि फिर जीरो पे आ जाना था। और लेकिन उन्होंने मेरे मार्क्स, डिस्पाइट कि मेरे मार्क्स कम थे, स्टिल उन्होंने मुझे कंपनसेट किया है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि वन ऑफ माय माय ये नहीं कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही, लेकिन शुरू के प्रेफरेंस वाले ग्रुप्स में जो है ना, मेरा वो हो गया प्लेसमेंट। लेकिन कहने का मतलब है कि हर किसी के साथ वो ऐसे नहीं कर रहे। कुछ के मार्क्स नॉर्मल भी है तो उसे ज्यादा कंपेंसेट नहीं किया, और वो जो स्टूडेंट्स हैं सीट्स ना होने की वजह से इस बार एलोकेट नहीं हुए। तो आपको ना अपने रिटर्न के मार्क्स पे काम करना है, क्योंकि अभी तक तो आपके टाइम पे भी यही चेयरमैन रहने का अंदेशा है कि यही रहेंगे। तो आपको रिटर्न के मार्क्स को ज्यादा फोकस करना है, कि वो जो है ना, उन्हें फिर बहुत ज्यादा फील ना हो कि वो आउट ऑफ द वे जाके आप इंटरव्यू के मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उन्हें फील होगा कि बाद में ये तो क्वेश्चनेबल चीज बन सकती है कि बच्चे के मार्क्स कम थे, आपने इतने ज्यादा क्यों दे दिए। तो आपने स्कोरिंग ट्रेंड देखना है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप 2, 3 इस तरह होते हैं ज्यादातर लोग। मैंने जो रखे थे मैं बता दूं, तो दूसरा मैंने रखा था जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज इज वेरी इजी और हाई स्कोरिंग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उस ग्रुप में कुछ और लोग और रखते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस रख लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस ये है कि दैट इज साइंटिफिक। किसी साल अगर ऐसा पेपर आ गया जिसमें उन्होंने टिपिकल चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है, जो एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट को ही पता है, तो वो फिर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन जेंडर स्टडीज का ये है कि आपको मुश्किल से मुश्किल भी पेपर आ जाएगा ना, वो कोई टिपिकल चीज नहीं पूछेंगे, आप कहीं ना कहीं से निकाल के अपने नॉलेज से आंसर कर लोगे। तो मेरी रीजन ये थी। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, एनवायरमेंटल साइंसेस का भी बड़ा प्रिडिक्टेबल पेपर आता है और बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। फिर एक ग्रुप है लॉ का, उसमें से मैंने क्रिमिनोलॉजी किया था, बाकी जो लॉज हैं वो थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगते थे। हिस्ट्री वाले में से मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया किया था, और मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, वो भी बड़ा लो स्कोरिंग है। हाँ, कभी तुक्का लग जाता है, लोग 90s में भी ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली तुक्का नहीं लगता। तो आपने अपने फ्यूचर के साथ तुक्के पे नहीं खेलना। हिस्ट्री आपने रखनी नहीं है, पीपल से कि आप बाकी रख सकते हो। ठीक है।
हिस्ट्री के अलावा साइकोलॉजी वगैरह लोग कहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन आपने रखनी है तो आप यूरोपियन हिस्ट्री रखो। वो बहुत मुश्किल है यूरोपियन हिस्ट्री, लेकिन ये है कि उसका स्कोर अच्छा आ जाता है। यूएस हिस्ट्री का भी स्कोर अच्छा नहीं आता, इंडो पाक का तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों का अच्छा भी आता है, बट वो कुछ पे नहीं आपने जाना। आपने कुछ बंदा तब करता हुआ अच्छा लगता है जब वो ना उसने वैसे कोई रेस जीतनी हो। आपने करियर का डिसीजन लेना है तो आपने कुछ पे नहीं जाना। फिर लास्ट मैंने रखा था पंजाबी, और पंजाबी अगर आप पंजाब से हैं या आप किसी भी और प्रोविंस से और आपने रीजनल लैंग्वेज रखी है लाइक सिंधी, बलोची, पश्तो, तो दे आर वेरी हाई स्कोरिंग, वो आपने रखनी है लाजमी। तो कुछ लोग उसको डिच कराते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि वो रखो, आपको मजा बहुत आता है, यू कनेक्ट टू योर रूट्स, और आपको फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्कोरिंग ट्रेंड तो आपने लाजमी देखना है। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट, कि स्कोरिंग ट्रेंड क्रिमिनोलॉजी का भी अच्छा था, और उसके दौरान बाकी कुछ चीजें थी, कुछ लॉ वाले थे वो भी अच्छा था, लेकिन मुझे बाकी लॉ वाली चीजें मुश्किल लगती थी, तो मैंने क्रिमिनोलॉजी चूज कर लिया। लाइक सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस वाला था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो वो कहते थे अच्छा स्कोर दे सकते हैं, बट मुझे पंजाबी पसंद थी तो मैंने वो रख दिया। तो ये फिर इंटरेस्ट बाद में। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, बच्चे स्टडी मटेरियल हर किसी का आजकल अवेलेबल है, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है। गाइडेंस कहाँ मुश्किल होता है, अगर आप मेन स्ट्रीम अकेडमीज है ना लाइक वर्ल्ड टाइम्स वगैरह, अगर आप उसमें नहीं जाते तो फिर आपको गाइडेंस का इशू हो सकता है। इवन मुझे किप्स किप्स अकेडमी से भी, किप्स की बात नहीं कर रही, सॉरी, रीड राइट से भी मुझे इंडो पाक हिस्ट्री की गाइडेंस वाले मेंटोर नहीं मिले थे, ठीक है। तो उधर मैंने मॉक भी दिया था, फुल मॉक, लेकिन मेरा किसी ने वहां चेक नहीं किया था, मैंने खुद ही करके तो फिर कहीं और से या खुद ही इवेलुएट करवा लिया था, प्रैक्टिस के लिए किया था। तो ये आपको देखना पड़ता है गाइडेंस का। प्रेपरेशन टाइम हाँ देखना पड़ता है, बट मोर और लेस आपने जो अपनी मर्जी से या रखी है ना, थोड़ा इंटरेस्ट देख के उनका हो जाता है। आप लॉ रख लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपको लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। अवॉइड सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रेकमेंड, हाँ बिल्कुल, आपको ऊपर वाली सारी चीजों को देखना है, ऐसे किसी को नहीं मान लेना कि ये कर लो तो आपने कर लिया। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, लेकिन अभी से नहीं बच्चे, आपने होल्ड ऑन। आप न्यूज़पेपर रीडिंग वैसे ही स्टार्ट कर दो खुद को क्लिमेटाइज करने के लिए कि अच्छा ये चीजें न्यूज़पेपर में इस तरह की बातें होती हैं, तो तब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप जब एंड पे जाओगे ना, जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा, फिर आप प्रॉपर स्टार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि पूरे साल की चीजें, साल में इतना कुछ बदल जाता है। और अभी जैसे देखो इतनी जल्दी जल्दी इतनी जंगें हो गई, तो यू हु नोस के एंड पे जाके क्या होगा। तो आप एक दफा ही पढ़ो तो बेहतर है, अपने आप को वो ना करो, एग्जॉस्ट ना करो, बोर हो जाओगे। करंट अफेयर्स का यही है कि आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ते हो, बाकी आप इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पेजेस फॉलो कर लो जिसमें आपको करंट अफेयर्स की आते रहे, ठीक है। टीआरटी का कर लो, द गार्डियन का कर लो, न्यूयॉर्क टाइम्स का कर लो, इस तरह के पढ़ लो कि आपको ना छोटे छोटे चंक्स में न्यूज आती रहे, लेकिन इतना उसको खराब मतलब करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ मैगजीन्स होते हैं, मैंने पढ़ा था फॉरेन अफेयर्स पढ़ा था मैंने, डिप्लोमेट पढ़ा था, ये आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन ये एंड पे जाके और रिटर्न की तैयारी शुरू कर दोगे, वो भी आपका जब सिलेबस कवर होने हो लग गया होगा ना, एटलीस्ट आता हो गया होगा, फिर आप जाके ये स्टार्ट करो टू सप्लीमेंट, ठीक है। वो मटेरियल जो है बुक्स आ रहा है, उसका नाम जो है वो एक आपको मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है। इंग्लिश वोकेबलरी, हाँ बिल्कुल, वोकेबलरी आपको इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। ऐसे राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, पास पेपर, हाँ पास पेपर लाजमी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। फास्ट पेपर ओरिएंटेड करनी है, और बड़ा प्रिडिक्टेबल कोर्स होता है पेपर्स का। अगर वो डिफिकल्ट भी करते हैं ना, तो वो उस डोमेन में से बाहर नहीं जाते, कितना भी मुश्किल पूछ लिया, अगर उन्होंने एजुकेशन पे ही चीजें पूछ रहे हैं ना, तो एजुकेशन से बाहर तो नहीं जाएंगे ना वो। अचानक से ये तो नहीं लेकर आ जाएंगे कि अच्छा हमें बताओ कि यूट्यूब व्लॉग्स का बताओ, ये रजब भट्ट डकी भाई का जो है चल रहा है ये सही है, यानी एकदम से इस चीज पे तो नहीं आ जाएंगे। वैसे इस पे भी आ जाए तो आप बता ही सकोगे, लेकिन अगर वो इकोनॉमी पे चीजें पूछ रहे हैं तो जितना भी मुश्किल कर देंगे वो उसी डोमेन में रहेंगे ना। आपको पास्ट पेपर से आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सी डोमेन तैयार करनी है, सिक्योरिटी की है, टेररिज्म की है, फॉरेन अफेयर्स की है, सारी, ठीक है। रिसोर्सेज सिलेबस है, हाँ जी, सिलेबस आप डाउनलोड करोगे ना तो उसका आपको सिलेबस के ओरिएंटेड सारा करना है।
सिलेबस की ओरिएंटेड करके आपको ना हर सब्जेक्ट की एक गाइड बुक रखनी है, ठीक है, जिससे आपने सिलेबस कवर करना है। और गाइड बुक के बाद एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स होती है जो सिलेबस के अंदर ही दी होती है। फिर उसमें से आपको जो पसंद आए, जो अवेलेबल हो, जिसका पीडीएफ मिले या जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, वो आपने उठा के रिकमेंडेड बुक एक पढ़ लेनी है फॉर क्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, हमने बात कर लिया, डेली डॉन न्यूज़पेपर, मैगजीन। अच्छा, मैगजीन्स मैंने बता दिया, वर्ल्ड टाइम्स भी पढ़ सकते हो, या इसके अलावा आप फॉरेन अफेयर्स और वो भी डिप्लोमेट, इकोनॉमिस्ट। अच्छा, इससे आपकी ना इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप ये मैगजीन्स पढ़ते हो ना। अगर आप सिर्फ गाइड बुक और सिंपल बुक पे भी रहोगे ना तो चीजें इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। सिर्फ बुक रीडिंग जितनी ज्यादा करोगे अच्छा है, सिर्फ रिकमेंडेड बुक्स पे ना रहो, बहुत ज्यादा बुक्स आप पढ़ो। और जरूरी नहीं है कि एक एक चीज इसमें से पढ़ो, लेकिन उसको एटलीस्ट नजर से गुजार लो। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, हाँ, इस पे तो पूरा लेक्चर हो सकता है, लेकिन आइडिया दे सकती हूँ। वैसे ही जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाटा कलेक्ट किया करो। ऐसे अगर फ्लड आता है तो आप वो जो डिपार्टमेंट है पूरा उससे रिलेटेड, उसकी वेबसाइट पे जाके, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, फिर एक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, उसमें जाके आप हर चीज का निकाल सकते हो। पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे जाके आप सारे पुलिस की जो है, प्रिजन की चीजें, प्रिजन की रिफॉर्म, ये सारी आप वहां देख सकते हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट्स हैं, आईएमएफ की वेबसाइट्स हैं, तो ये ऑफिशियल चीजों पे आप जाके यहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां पे जाके आप डाटा देख सकते हो कि कितने बच्चे पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। वैसे तो ये काफी चीजों ने रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ। यूएनडीपी ये भी बताता है कि जब अगर आपने जेंडर स्टडीज रखी हुई है तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की क्या स्टेटिस्टिक्स चल रही हैं पाकिस्तान में, वो भी आपको बता सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आप रिपोर्ट से पढ़ सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स देखो, वीक इंग्लिश, ठीक है, इग्नोरिंग ऐसे प्रैक्टिस, पुअर आंसर प्रेजेंटेशन। अच्छा, आंसर प्रेजेंटेशन ये है कि ये एक पूरा आर्ट है, ठीक है, इस पे तो बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, और टाइम लिमिट, टाइम पे पूरा करना, ठीक है। स्टडिंग विदाउट अ प्लान, डेफिनेटली अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओगे और आप कहो मैं सारा साल सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, सारी किताबें पढ़ूंगा, और उस उधर जाके मैं सिर्फ लिख दूंगा, तो ऐसे तो आपको भी पता है, आप मेडिकल स्टूडेंट, आप समझ सकते हो। आप भी जो है ना, हम लोग जिस तरह पास पेपर ओरिएंटेड या डिवाइड करके हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं, इस तरह हम करते हैं, उसी तरह होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन साइकोलॉजिकल है, इसको हम थोड़ा टच कर लेते हैं, ये तो बात की बातें हैं। फिजिकल फिटनेस में आपका वेट देख लेते हैं, ठीक है, बीएमआई आपका देखते हैं, उसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल्स देखते हैं, इसके अलावा आपका लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, ये सारी चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक बहुत डिफरेंट डोमेन है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन वो सारा कैसे चेक करते हैं ये बता देती हूँ, वरना चीजें तो सामने लिखी होती है। ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें तो चेक करते हैं कि आप बाकियों को साथ लेके चल रहे हो कि नहीं, आप लीड कर रहे हो कि नहीं, आप किसी की बात तो नहीं काट रहे, ठीक है, आप खुद बात करने में कितने कॉन्फिडेंट हो, आप ज्यादा लाइक शेकी तो नहीं हो, नर्वस तो नहीं हो, ये चीजें वो आपकी चेक करते हैं। और वो फिर आपको एक परफॉर्मा देते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी असेस करते हैं। इससे आपको आइडिया होगा, आईएसएसबी के जैसे टेस्ट होते हैं, ये वर्ड देते हैं, सेंटेंस बनाना होता है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है टाइम लिमिट, तो वो चीजें आपसे पूछ सकते हैं। वाइवा की हम बात कर चुके हैं, और वाइवा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और इसको हम बाद में ही छेड़ते हैं, अभी आप लोगों का मेन चीज नहीं करें। अच्छा, मेरिट एलोकेशन ये है कि बिल्कुल ऐसे आप भी ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस दी होती हैं उनके हिसाब से बनती है, लेकिन आपको मैंने बताया लोग रखते ही टॉप 3 पे वो हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप 3 वो ही बन जाती है, उसके बाद थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, फिर आपको मेरिट नंबर के हिसाब से, अगर आपको पुलिस, पैस या फॉरेन सर्विस लेना है, तो फिर आपको मेरिट शुरू का 40-50 तक आना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद आपको ये 3 नहीं मिलते, बाकी देख लेते हैं। प्रोविंशियल, रीजनल कोटा, अच्छा ये चीजें बाद में आपको ये इसका इतना काम नहीं होता। अभी इसका फायदा नॉन पंजाब कैंडिडेट्स को होता है कि अगर आप केपी के से हैं, या केपी के चलो फिर भी, अगर आप बलोचिस्तान से है ना, तो अगर आपका मेरिट नंबर इतना नहीं भी है टॉप 30-40 वाला, ठीक है, लेकिन आपको कोटा सिस्टम पर आपको सीट पुलिस में या पैस में मिल सकती है, अगर वहां पे प्रोविंशियल कोटा की सीट पड़ी हुई है, ठीक है। लाइक इस बार 300 मेरिट वालों में भी जो है ना उनको पैस और पीएस वगैरह मिले हुए हैं, जो कि बाकी प्रोविंसेस के थे, लेकिन पंजाब के 170 के बाद किसी को नहीं, जो है ना, रेलवे भी नहीं मिला, ठीक है, ओएमजी भी नहीं मिला, ऑफिस मैनेजमेंट में पोस्टल भी नहीं मिला, लास्ट भी नहीं मिले, वो अनएलोकेटेड और जीरो पर आ चुके हैं। तो ये प्रोविंशियल कोटा का थोड़ा सा
मसला है। लाइफ आफ्टर सीएसएस मैं बता चुकी हूँ। फाइनल एडवाइस, ठीक है, ये सारी हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, वरना किताबी बात नहीं है। अच्छा, वो आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ से छोड़े थे मैंने? मैम कैन यू प्लीज टेल, अच्छा मैं देखो इससे पहले। हाँ, वो बी नासिर के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैडम कैन यू प्लीज टेल अबाउट ड्यूरिंग सीएसएस एमबीबीएस प्रीवियस टू के बीएससी। नहीं, इसका मुझे फिर आइडिया नहीं है, ये ना मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन रिप्लाई ठीक किया है इमामा अखलाक ने, ये आपकी एमबीबीएस की डिग्री भी है, वो भी ग्रेजुएशन डिग्री कहलाती है। ठीक है, और अगर उस टाइम पे आपने की है, ये मैं आपको कंफर्म करके बाद में बता दूंगी। ठीक है, आप अगर आपने कर ली है तो फिर तो आपके पास है ना डिग्री। मसला तब आएगा जब सीएसएस जो है ना, जो कमीशन है एफपीएससी, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपने कर लिया हुआ है, डिग्री आ गई हुई है, फिर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वही तो चाहिए, वो ना मिले तो फायदा। अगर सीएस लेवल की प्रेप की हो तो इज इट इजियर टू पास पीएमएस? किसी हद तक पीएमएस का थोड़ा सा एनालिटिकल कम है और मेमोराइजेशन ज्यादा है, और उसमें पॉलिटिकल साइंस सेम है, ठीक है वो सब्जेक्ट, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। सोशल वर्क है या इस तरह सोशोलॉजी है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सीएसएस में उतना स्कोर नहीं देता तो बच्चे रखते नहीं है। तो और इसके अलावा उसमें उर्दू भी ऐड है पीएमएस में। इसके अलावा उसमें एसेस भी आई गेस 2 करने होते हैं, शॉर्टर होता है। और इसके अलावा उसमें पंजाबी का भी थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। तो स्टेमिना बन जाता है, ठीक है, आपके नर्व्स बन जाते हैं, आपकी तैयारी, चीजें को समझने का तरीका, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर बन जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आप वही तैयारी रेप्लिकेट कर दोगे, आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। इज इट और चॉइस टू चूज ग्रुप? हाँ, आपकी चॉइस इतनी होती है कि आप प्रेफरेंस दे सको, जैसे हमने मेडिकल कॉलेजेस के बनाए थे ना, कि फर्स्ट पे ये रखा है, सेकंड पे आईएमसी रखा है या समथिंग। ठीक है, तो वो फिर मेरिट वाइज आपको आपकी प्रेफरेंस को वैल्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सारे ग्रुप्स रखते हो, फिर आपके मेरिट वाइज वो देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सबने एक ही तरह की टॉप 3 तो सबने एक ही रखा होता है। एलो अच्छा, सहर रियाज पूछ रही है, एलोकेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स इज ऑन प्रमोशनल बेसिस और इट्स योर चॉइस फ्रॉम द स्टार्ट? कहाँ चला गया? अच्छा नहीं, इट इज आवर चॉइस प्लस मेरिट। प्रमोशन तो आपकी अपने ग्रुप के अंदर होती है ना, जो आपने ग्रुप आपको मिल गया है ना रिजल्ट के टाइम, जो सीएसएस का पहला आपका रिजल्ट है, उसमें जो ग्रुप मिल गया है, उसमें आपकी प्रमोशन होगी आगे। उससे आप ग्रुप चेंज करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर पॉलिसी मेकिंग में हो तो फिर आप इधर उधर हॉरिजॉन्टल प्रमोशन होती रहती है। प्रमोशन भी नहीं, बल्कि आपकी पोस्टिंग दूसरे ग्रुप में हो जाती है, क्योंकि जो आप प्रमोशन पूछ रहे हो वो अपने ग्रुप में ही होती है। टू वी हैव टू चूज वन ग्रुप, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट होती है, आपको 12 के 12 ग्रुप्स को नंबर करना होता है। आई हैव एन एग्जाम्पल, मैं बताना नहीं चाहती, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी पसंद के 3-4 ग्रुप्स को लिख देते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। फिर उनका मेरिट नहीं ऐसा बन रहा होता कि उनका चौथे वाले पर्सन पे आए, लेकिन उनका मेरिट 5वें 6ठे पे अगर उन्होंने रखा होता तो उनका बन रहा होता, वो एलोकेट हो जाते। लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इसको इस 4 के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमने देना ही नहीं, तो एलोकेट नहीं हुए डिस्पाइट बीइंग ऑन मेरिट। तो लिखना आपने 12 ही है। मेरिट इन टॉप 50 got unallocated was the reason for this? नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है, इस दफा की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये मैं देखकर आपको बताऊंगी, मैं गलत आपको गाइड नहीं कर सकती। अच्छा, तू बारिक पूछ रही, कैन यू प्लीज रिपीट मिलिट्री लैंडिंग टूर्नामेंट? अच्छा, मिलिट्री लैंडिंग टूर्नामेंट का है कि जिस तरह एक असिस्टेंट कमिश्नर एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना,
या डिप्टी कमिश्नर या बाद में डिवीजन वगैरह के। मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट में आप जो कैंट एरियाज के होते हैं ना, जो आर्मी के एरिया होते हैं, लाहौर कैंट हो गया, गुजरांवाला कैंट हो गया, और झेलम कैंट हो गया, उनके अंदर ये सारा मैनेजमेंट का काम है। लॉ एंड ऑर्डर करना है आपने, वहां पे रोड्स का कोई मसला है तो वो देखना है, वहां पे कोई ट्रैफिक का इशू है तो वो ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करना है। ये सारी चीजें मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट ने करनी है। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी चलती फिर वो आर्मी की ही है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा उनका लेकिन अगर आपने वाकई ऐसी लाइफ गुजारनी है कि आप सिर्फ चिल करो, आप सिर्फ ऑफिस वगैरह में जाओ, अपना काम करो, और आपकी लग्जरियस सी अच्छी जगहों पे कैंट के अच्छे साफ सुथरे एरियाज में पोस्टिंग हो, तो फिर आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो आप फील्ड में निकल के कोई बेहतरी का काम करो और बाकी लोगों से इंटरेक्ट करो, तो फिर आप जो है ना इसके बारे में सोचो। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश इफ वी स्टार्ट ड्यूरिंग। अच्छा, इंग्लिश का ये है कि आप अपनी अच्छा, ये इमामा अखलाक के इंग्लिश इंप्रूव करने के क्वेश्चन पे पूछ रही हूँ। इंग्लिश के लिए यू हैव टू परफेक्ट योर ग्रामर। ठीक है, ग्रामर की आप कोर्स करो, कहीं से किसी से ऑनलाइन कोर्स करो या किसी एकेडमी ज्वाइन किया है, वहां पे कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा और कोई नहीं है। आप सॉन्ग सुनो, आप बुक्स पढ़ो इंग्लिश की, ठीक है। और ये सोच के नहीं कि मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, ये नहीं कि हर चीज पे डिक्शनरी खोल लेनी है। आप कॉन्टेक्स्ट देखो उसका कि ये वर्ड का ये मतलब हो सकता है, आप सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो। फिर आप मूवीज देखो और आपको ना माइंड में आइडिया हो जाएगा कि चीज बोलते कैसे हैं, आपकी स्पोकन ऑलरेडी उस तरह हो जाएगी। फिर आप उसको जब करोगे ना ट्रांसलेट पेपर के ऊपर, दैट विल बी इजी। और अब ये है कि सुनने में ये बड़ा सिंपल लग रहा है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक यू हैव टू गिव इट टाइम। एडिटोरियल्स भी आप पढ़ सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश, डेफिनेटली। रीडिंग आप कोई भी कर सकते हैं। हु वाज योर, अच्छा सारा जुल्फिकार पूछते हैं, हु वाज योर मेंटोर्स फॉर द होल सीरीज जर्नी। कोई एक नहीं थे, मैं ये कहूंगी कि टीचर्स वगैरह ही थे जो अकेडमीज में थे ना। मैंने वर्ल्ड टाइम से तैयारी की थी और मॉक्स वगैरह बाकी अकेडमीज में दिए थे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि दिस वन पर्टिकुलर पर्सन वाज माय मेंटोर। तो गेस यू हैव टू बी योर ओन मेंटोर, यही बात करूं। बाकी यूट्यूब के लोगों ने मुझे बड़ी इंस्पिरेशन दी थी, जितने जितने प्रीवियस क्वालिफायर्स थे ना, उनकी वीडियोस मैं देखती थी, मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती थी, मोटिवेशन। अच्छा, से रियाज पूछ रहे हैं, बट देयर आर आल्सो अदर डिफिकल्टीज लाइक कच्चे के इलाके, लाइक फ्यूडल सिस्टम। हाँ, डिफिकल्ट फॉर एनी, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अभी कुछ अर्सा पहले तो कच्चे के इलाके में एक असिस्टेंट कमिश्नर को उन्होंने, वहां पे भी बलूचिस्तान में तो था, यहाँ पे भी थोड़ा सा उन्होंने डेंसन के लिए करके तो उनकी फैमिली को थ्रेटन किया था। खैर, अब चीजें सिंध गवर्नमेंट ने कहा तो है कि हमने वो चीजें सॉल्व की हैं, और काफी कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाले हैं, बट वो एरिया डिफिकल्ट है। अगर आप गर्ल्स हैं ना, तो अगर लेडीज हैं, लेडीज, तो शायद आपको वहां ना भेजें। ठीक है, बाकी ये है कि डिफिकल्टीज होती हैं, आपको ये देखना है। और सिंध में आपको फ्यूडलिज्म का सामना बहुत ज्यादा है। सिंध में आपको लाइक ये है ना कि हम चुप करके काम करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, वैसा नहीं है। ये आपको जेहन में रखना है, वहाँ बहुत मुश्किल है लाइक इस चीज को केटर करना, पॉलिटिकल और फ्यूडल प्रेशर को, ये चीज वहां पे है। वो तो पंजाब में भी कम नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे। हालैंड, हालैंड मतलब जाना है। ये पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा, मैं बात करूंगी कि पीडीएफ आपको सेंड कर दें। बस हैंड राइटिंग मैटर, आयशा इमरान ने पूछा है, इट मैटर्स टू सम एक्सटेंट। लेकिन मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग के बच्चों को भी, अगर उनका कंटेंट अच्छा नहीं है तो दे डू नॉट गेट दैट गुड गुड मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैंड राइटिंग। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है और हैंड राइटिंग भी अच्छा है, अच्छी है, तो आपको बेहतर चांस है निस्बतन जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर है। और गुड हैंड राइटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि कर्सिव में लिखो या कुछ लिखो, बस पढ़ी जानी चाहिए, नीट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, वरना अच्छा बुरा वही सब्जेक्ट है। सीएसएस ड्यूरिंग एमबीबीएस की मैं बात कर चुकी हूँ, आई गेस इस चीज को मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, मैं आपको हाफ हार्टेड रिप्लाई नहीं कर सकती। अभी तक तो मैंने यही सुना था, अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास आ गई है तो यू कैन गो फॉर इट, अनलेस सीएसएस ने, एफपीएससी ने मना किया है कि आप इस डिग्री वाले बच्चे यहाँ से दूर रहें, ठीक है, इस बैरियर के 10 किलोमीटर दूर। ऐसा उन्होंने अभी तक किसी डिग्री के बारे में नहीं कहा है, किसी ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में।
लेकिन अभी विल से। बख्तावर रहमान पूछ रहा है अकेडमी ज्वाइन करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आई वुड से कि इतनी ज्यादा फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है ना सारा सोशल मीडिया पे। हर किसी से आपको इतनी गाइडेंस मिल रही है और सोर्स ऑफ नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब सोशल मीडिया बढ़ रहे हैं, नॉलेज के जराए बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो होता था कि जो पेपर बनाने वालों को भी सिर्फ किताबों की हद तक की चीजें आती थी। अब दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, आप उसको कोजे में नहीं समा सकते इतना ज्यादा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक गाइडेंस के लिए एकेडमी ज्वाइन करें। अब वो आप ऑनलाइन करते हैं या आप खुद ऑन कैंपस करते हैं? मुझे ऑन कैंपस ज्यादा पसंद थी तो मैंने वो की। जैन आफ्ताब पूछ रहे हैं पर्क्स क्या मिलते हैं सीएसएस ऑफिसर्स को? वो मैंने आई गेस हर उसके ग्रुप के साथ बता दिए। तो पर्क्स यही है कि आपको कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, कुछ है जिसमें आपको नहीं भी मिलती। कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें मिलती है लेकिन उनकी कुछ डोमेन्स हैं जिनमें अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप फील्ड में नहीं हो तो फिर आपको नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे ही बताऊं कि जो फॉरेन वाले हैं उनको मैंने आपको बताया था बच्चों की फ्री एजुकेशन है, उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, फैमिली का सारा खर्चा है, ट्रेवल का सारा खर्चा है, और उनको पेमेंट भी जो सैलरी है वो उधर की करेंसी में मिलती है। अगर यहाँ की बात करें तो पुलिस अगर है तो अकोमोडेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, साथ में आपको कोई ना कोई गनमैन टाइप वगैरह भी है। अगर आप एसी हैं और आप किसी हार्ड एरिया में या सिक्योरिटी वाली जगह पे पोस्ट हैं, या आप आईआरएस में और आपको रेड करने जाना है सबने, तो फिर आपको प्रोटोकॉल पर्क्स और वो सारा मिल सकता है। बाकी जो फाइनेंशियल पर्क्स हैं वो इतने नहीं है। फाइनेंशियल पर्क्स को आप थोड़ा सा माइंड से आउट रखें। वो हम इसलिए कह देते हैं कि चूंकि आपको ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन का खर्चा बच रहा है तो वो थोड़ा सा आपको उसका आपका सेव हो जाता है। अच्छा, शहरोज बलोच पूछ रहे हैं प्लीज टेल अबाउट मैगजीन अगेन। वो है एक फॉरेन अफेयर्स, दूसरा है द डिप्लोमैट, तीसरा है इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये जब आप कोई भी एकेडमी वगैरह ज्वाइन करोगे या सर्कल्स ज्वाइन करोगे, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत बने हुए हैं, तो वहां पे आपको ना इसके पीडीएफ डेली के डेली आते रहते हैं। तो वो आपको डेली के डेली कहना है मतलब जब जब ये मंथली या वीकली आते हैं तो आपको मिलते रहते हैं। फातिमा पूछे बेस्ट बुक्स या पब्लिशर? अमीन, पब्लिशर को ये नहीं है, अगर गाइड बुक लेनी है ना तो वो वर्ल्ड टाइम्स की चलती हैं ज्यादातर। ठीक है, नोवा की भी चलती है बट वो बहुत एक्सटेंसिव डिटेल्स हैं, वो आपको गाइड बुक में इतनी डिटेल्स नहीं चाहिए। वो आप अगर आपने अपना डाटा दूसरे नेट से और अच्छी बुक से करना है तो आप वर्ल्ड टाइम्स की वो गाइड बुक ले सकती हो। बाकी जो बुक्स है ना रीडिंग के लिए, अपने नॉलेज के लिए, वो तो फिर आपको वो कोई भी है, वो कोई एक पब्लिशर नहीं है। Faiza Noreen, where to start so much anxious? Why are you anxious? कौन से साल में हो आप अभी? देखो, एंशियस नहीं होना। यू हैव टू बी वेरी काम कि मुझे कुछ नहीं आता। ऑनेस्टली ऑनेस्टली जब मेरी पहली क्लास थी ना करंट अफेयर्स की, तो मुझे रशिया के प्रेसिडेंट का पूरा नाम नहीं आता था। राइट, और क्लास में सब बच्चों को आता था। तो वो थे पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने पढ़ा हुआ था पहले। मैं तो हाउस जॉब के बाद 2 महीने रेस्ट करके सीधा क्लास में चली गई। लेकिन कहने का मतलब उस टाइम पे ना मैंने खुद को जज नहीं किया। आई वॉज लाइक, मैंने बिल्कुल भी खुद को बैश नहीं करना कि मुझे कुछ क्यों नहीं आता। मुझे अगर कोई चीज पता चलेगी ना कि गलत है मेरी या नहीं आता, तो मैं खुश हूँ कि हाँ चलो मुझे पता चल गया, मुझे इस पे काम करना। तो आपको स्टार्ट में खुद को मार्जिन देना है, स्टार्ट में खुद को यही फील कराना है कि आपको चीजें नहीं आती एंड यू हैव टू बी सॉफ्ट ऑन योरसेल्फ। तो एंग्शियस नहीं होना। देखो, एंग्शियस जब आप होते हो ना तो आप काम डाउन रह के प्लान नहीं कर सकते। आप काम डाउन रहो, आप प्लान करो। यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, आप हर रोज एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। मैं तो बिंज वॉच करती थी वीडियोस जब मैंने स्टार्ट की। इतना प्रिपरेशन तैयारी की नहीं, सिर्फ इसी तरह की, जिस तरह मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना, इस तरह गाइडेंस की बहुत सारी वीडियोस हैं। तो मैं उसको रात को लगा के सो जाती थी और वो प्ले होती रहती थी ऑटो प्ले पे। तो इस तरह आपने खुद देखना है सारा, और फिर एंड पे जाके आपके पास पहले सिर्फ डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है हर चीज के बारे में। फिर जाके आपने उस सारे डाटा के मुताबिक फिर तैयारी स्टार्ट करनी है कि अच्छा अब मैं करती हूँ स्टार्ट, इस डाटा के मुताबिक मेरा ये प्लान है। आप स्केड्यूल बनाओ, हर सब्जेक्ट का डे रखो, रिटर्न प्रैक्टिस का डे रखो, और स्केड्यूल से आपने फिर नहीं हटना। ठीक है, शुरू में जितना मर्जी टाइम लो, आपने जब एक बार स्केड्यूल बना लिया ना फिर उसको एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी अनलेस आपने स्केड्यूल में छुट्टी रखी है। ठीक है।
थर्ड MBBS should plan my attempt आफ्टर हाउस जॉब डेफिनेटली। अभी इंजॉय करो, और आप यू नेवर नो कि अभी थर्ड ईयर, फोर्थ फाइनल और हाउस जॉब में आपका प्लान बिल्कुल भी बदल सकता है, कुछ भी और आपका कर सकता है। PMS इज डिलेड प्रमोशन देन CSS। नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी तंजील, मैं इसको सही तरह आंसर नहीं कर सकती। आप ही पर्क्स का बता दें, वो बता चुके हैं। शरोज बलोच पूछ रहे हैं ऑनलाइन एकेडमी फाइन और शुड वन जॉइन फिजिकल? बोथ, इट डिपेंड्स ऑन यू। मुझे फिजिकल ज्यादा पसंद थी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, सोशलाइजिंग और डायरेक्ट एक्सेस टू टीचर्स। आप फेस टू फेस बात कर सकते हो उनसे, चाहे उनके रिप्लाई का वेट करो या वो ऑनलाइन चेक करके भेजो और आप उसको देखो। डॉक्टर अदन, एलोकेशन होने के बाद कैन वी रिफ्यूज? यू कैन रिफ्यूज बट आई डोंट नो, अगर आप डॉक्टर बनने में वापस जाना चाहते हो तो फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन आप डॉक्टर भी नहीं हो फिर यहाँ पे भी रिफ्यूज किया है, तो दैट विल मीन के यू आर वेस्टिंग 2 सीट्स, राइट? डॉक्टर का तो चलो आपने किसी की सीट वेस्ट करके उस पर एहसान ही किया है, ये कह सकते हैं आजकल के जो हालात हैं। लेकिन यहाँ पे किसी की सीट अगर किसी और के, वैसे वो होती नहीं है, वो मंगवा लेते हैं। जो अगर सीट कोई बच जाती है तो वो अनएलोकेटेड में से किसी को प्रमोट कर देते हैं। लेकिन आप, और लीगली यू आर अलाउड टू रिफ्यूज, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाह रहे हैं, इस बारे में बात कर दी है। महीन मुबीन नासिर, हाउ टू चूज सब्जेक्ट्स फॉर वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, वो अभी हमने बात कर ली है, ठीक है, अगर आपने सुना है तो। स्कोरिंग ट्रेंड आपने सबसे पहले देखना है, फिर अपना इंटरेस्ट देखना है, और बहुत मुश्किल है कि इसमें कोई मेडिकल से रिलेटेड आपको मिले, मुझे तो कोई नहीं मिला। वो तो हो गया तो जोलॉजी वगैरह होता है, लेकिन उसका इतना हाई स्कोरिंग नहीं है और वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। हादी हमसे पूछ रहे हैं, आपकी हैव यू क्लियर्ड योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। शरोज बरोज, हाउ शुड बी प्रिपेयर ड्यूरिंग MBBS? अगर आप MBBS के दौरान प्रिपेयर करोगे ना, आप CSS से ही प्रिपेयर कर सकोगे ना, आप टाइम इंजॉय कर सकोगे। और आपको ये जर्नी बड़ी लंबी है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करो ना तो आपको 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। सर रिटर्न की तैयारी, फिर रिटर्न के बाद आप वेट बड़ा करते हो रिटर्न रिजल्ट का, 6 से 8 महीने तो उसमें लग जाते हैं। फिर वो रिटर्न का रिजल्ट आता है, फिर आप इंटरव्यू का वेट करते हैं, महीने लग जाते हैं। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट करते हैं, महीने लग जाते हैं। और अभी हमारा मई 30 अप्रैल को रिजल्ट आया है, और अभी तक जो है ना हमें लेटर नहीं मिल रहा, और ट्रेनिंग स्टार्ट करने का वो नहीं बताया उन्होंने, लेट हो रहे हैं। तो इतना टाइम आपको लगता है, तो अगर आप जिंदगी आपने इंजॉय ही नहीं की, सिर्फ खुद को इसमें कर दिया, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। मैं क्वेश्चन शॉर्ट कर दूं? ओके ओके ओके, मेटवर्ड्स कह रहे हैं। नाया क्वीन, थैंक यू सो मच, दीज वर्ड्स आर सो क्यूट। तो क्वेश्चन थोड़े से ही रह गए हैं, मैं इसके ऊपर वाले करती हूँ। वो बीइंग नासिर ड्यूरिंग MBBS, हाउ टू मैनेज विद स्टडीज? वैसे आप कर सकते हो, अगर आप प्रॉफ के दिनों के अलावा अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करो। वैसे हमारे ही एक सीनियर है, उन्होंने भी किया है, लेकिन ये है कि मैनेज हो जाता है, दैट दैट इज अप टू यू। मैंने नहीं किया, मैं एग्जांपल ही दे सकती। लेकिन what kind of student were you during MBBS? I was a very social student. I was a very extrovert. मैं बहुत सारी चीजें करती थी, स्पोर्ट्स भी कभी मिस नहीं करती थी, लेकिन हाँ एक पढ़ाई में भी ठीक ही थी, मेरी एक दफा डिस्टिंक्शन भी आई थी। तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, नहीं मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये सारी चीजें आपकी इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आई गेस इससे ऊपर वाले मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। यस, मैंने आंसर्स दे दिए हैं सबके, अब हम जा सकते हैं, लीव कर दें। थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया और आपने अपना टाइम दिया हमें, मेडवर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को। और मोरओवर स्टूडेंट्स कुछ बदतमीजी भी की है, लाइक ये जो अभी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इस तरह कौन किसी मीटिंग में करता है? वी हैव प्रोवाइडेड दिस कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। और जबकि CSS के जो सेशन या वेबिनार होते हैं, उनके वो हाईली चार्ज कर रहे होते हैं। तो नहीं इस नहीं, तरह देखो की जो मेरा भी जो टाइम था ना, मुझे भी सबने फ्री में गाइडेंस दी थी, और मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को ना इस टाइम पे यही चाहिए होता है। इस सबको लोगों ने कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल बना दिया, तो मैं उस साइड पे नहीं जाना चाहती। तो
नहीं नहीं, मुझे आपकी बस आप आपका खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये आप स्क्रीन पर इतना ज्यादा उन्होंने लाइनें लगा दी हैं, तो हाँ, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और अब मुझे मिटाना ये तो नहीं एक आ रहा। एक्चुअली ये मुझसे भी नहीं हो रहा था। स्क्रीन एक्चुअली आपने शेयर की हुई थी, इस वजह से मैं इसे ऑफ नहीं कर पा रहा था। अगर मेरे पास स्क्रीन होती तो मैं इसे ऑफ कर देता। चलो, बच्चों को बस मेरी बातें समझ आ जाएं और इतना ही जी जी। काफी है। चले, ओके, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच आप, आपके टाइम के लिए। आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और नहीं इतना नहीं, कोई प्यार बात से, नहीं। और जूनियर को हम होकर बताया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी थैंक वेरी यू सो वेलकम। मच। और ओके बच्चों, हम एंड कर रहे हैं फिर अपना सेशन। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड एंड डॉक्टर मारिया साइड टू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।